चलिए भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। बताइए, लाइव है सभी लोग? गुड इवनिंग भावना, अक्षय, भास्कर, शुभम, शैली, सौरभ, अनन्या। देखिए, YouTube पर कोई भी क्लास नहीं है, उसका कारण ये थोड़ा सा हमारा सॉफ्टवेयर है ना, वो दिक्कत कर रहा है। एक साथ ऐप पर भी और साथ ही साथ YouTube पर क्लास नहीं हो पा रही है। मैं कोशिश करूंगा इसके वीडियोस बाद में थोड़ा सा कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल जो ऐप पर ही हम दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट होना है उसके बाद, ठीक है। आज हम ऐसा ही खत्म करेंगे। सभी बच्चे तैयार हैं क्या? कमेंट करेंगे एक बार। सभी लोग तैयार हैं? बोलो। अक्षय कुमार, क्या हुआ बताओ? चलिए कर दें स्टार्ट। रेडी? ओके। चलिए, जो भी हमने क्वेश्चंस पढ़े थे लास्ट क्लास तक, क्या आप सभी बच्चे रिवीजन करके आए हैं? बोलो, रिवीजन करके आए हुए हैं सभी लोग? और इसके बाद में हम जो आगे बढ़ रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज टॉपिक खत्म करना है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने आपसे बोला था खाना वगैरह खा के आप आइएगा। हाँ, सविता धाकड़, गुड इवनिंग। चलिए, अभी ये सवाल है सिंपल इंटरेस्ट का, इंस्टॉलमेंट के आधार पर, ठीक है। देखिए, सवाल ये है कि ए ने 6% दर से साधारण ब्याज पर 960 रुपए का एक ऋण बी से इस शर्त पे लिया। ये ऋण है, ये देय ऋण नहीं है। देय ऋण क्या होता है, बात समझिए। देय ऋण क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास ऋण है, ये अभी हमने ऋण लिया या हमने उधारी ली 5000 रुपए की, और 1-2 साल बाद ब्याज लगने के बाद ये हो जाएगा क्या? देय ऋण, है ना। ये उधारी पर ब्याज लगने के बाद इतना हो जाएगा, कितना? 6000 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये प्रिंसिपल वैल्यू है, और ये जो है ये आपका अमाउंट है जो देय ऋण बनेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से। लेकिन यहां पर हमने अभी ऋण लिया है 960 का, 960 का ऋण लिया है, अभी देय नहीं हुआ। समझ पा रहे हैं? 960 रुपए हमने लिए, और 960 रुपए लेने के बाद में उसने कहा कि इस शर्त पर लिया है कि भाई 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा, है ना। 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा, जिसमें अगर देखा जाए तो जो पहली 3 किस्तें हैं वो मूलधन का 1/4, मतलब 960 अगर आपने उधार लिया है तो इसका 1/4 कितना होता है? आप कहेंगे भाई 240। तो पहली 3 किस्तें जो बनेंगी वो 240, 240, 240 की बनेंगी, और जितना भी ब्याज लग रहा होगा ना, वो पूरा का पूरा ब्याज आखिरी किस्त के साथ जाएगा। तो आपको बताना है आखिरी किस्त कितने की होगी। सौरभ, मेरी तबीयत ठीक है अभी, समझ आई मेरी बात? तो 240, 240, 240 की आप किस्तें देनी है, तो हमें आखिरी किस्त बतानी। तो मैं आपसे कहता हूं भाई 960 का ऋण है, कितना है? 960 का। 960 का ऋण आपने लिया, आपने 1 साल बाद, 1 साल तक अपने पास रखा, क्योंकि आपने अभी ऋण लिया। ऋण लेने के बाद आप 1 साल के बाद में 240 चुकाओगे पहली किस्त। मतलब कहने का यह है कि सपोज करिए 960 रुपए आज आपको यहां पर उधार मिल गए, अब 1 साल तक आप यहां पर आए, ये 960 है, 960। बात समझ पा रहे हैं? इसमें से आपने क्या कर दिया? 240 चुका दिए, 240 चुका दिए, प्रिंसिपल वैल्यू में 240 चुक गए। यहां से यहां जाने पर 1 साल हो गया, क्लियर है। 1 साल बाद 240 गए, कितने बचे? 720। ये 720 है। अब ये जो 720 है ना, अब इस पर 1 साल तक ब्याज चलेगा, 1 साल तक ब्याज चलेगा। इसके बाद यहां पर इसी 720 में से दूसरे साल के अंत में आप क्या करोगे? 240 चुका दोगे, तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे भाई अब हमारे पास में बचेगा, 480। कितना बचेगा? 480। अब ये 480 है आपके पास आज की डेट चुकाने के बाद। फिर आप 1 साल फिर आगे बढ़ोगे, 1 साल फिर आगे बढ़ोगे, तो ये 480 जो है ना, ये 480 है।
फिर इसमें से आप क्या करोगे, 240 दे दोगे, फिर क्या बचा आपके पास, 240 बचा, ये 240 बचा है। अब आप क्या करने वाले हो, इस पर 1 साल ब्याज लगेगा, ठीक है, ब्याज लगेगा, फिर आप इसको चुका दोगे, तो क्या बचा है, 0, क्या बचा है, 0, ठीक है, ऋण खत्म हो गया, ऋण खत्म हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए भाई 6% ब्याज लगना है, 6% ब्याज लगना है, तो भाई यहां पर 6% ब्याज लगा, किस पर लगेगा, इस धनराशि को जो आपने 1 साल तक अपने पास होल्ड करके रखी, 1 साल तक अपने पास बचा करके रखी, तो मैं ये कहूंगा भाई 960 पर 1 साल का ब्याज कितना, 6% लगा। फिर आपने 960 में से 240 चुकाए, तो बचा कितना है, 720, इसको भी 1 साल टंगा दिया आपने, है ना, तो इसका मतलब 720 पर 1 साल तक ब्याज लगा 6% से, क्योंकि ब्याज की दर वार्षिक क्या है, 6%। फिर इसके बाद आप यहां पर आ गए, इसमें से 240 आपने चुका दिए, पहली किस्त यहां पर 240 की, दूसरी किस्त 240 की, तो यहां पर 480 बची। अब 480 को 1 साल तक फिर रोक लिया आपने, 1 साल तक, तो 1 साल का ब्याज कितना, 6% 480 पर प्लस, अब मैं ब्याज जोड़ रहा हूं। फिर यहां पर देखा आपने कि भाई तीसरी किस्त ये हो गई, तो 3 किस्तें जो बनी, पहली, दूसरी, तीन किस्तें, तीसरी किस्त ये, 3 किस्तें, मूलधन का कितना है, 1/4 है, मतलब 240 240 240। अब अगली किस्त में भी 240 आना है, लेकिन इसमें ब्याज भी रहेगा, बात समझ पा रहे हैं, इसमें ब्याज भी रहेगा, तो ये वही ब्याज मैं निकाल रहा हूं, क्योंकि आखिरी किस्त जो है 240 की है, तो ब्याज मिलाकर टोटल कितने की बनेगी, तो मैंने कहा कि भाई इसके बाद में यहां पर आपने जब 240 दे दिए, 480 में 240 चुका दिए, 3 किस्तें हो चुकी, ठीक, अब 240 आपने चुका दिए, तो मैं आपसे कहता हूं 240 बचे। अब ये 1 साल तक आपने फिर होल्ड करे, तो इस पर 1 साल का ब्याज लगा, इस पर 1 साल का ब्याज लगा कितना, 6%। तो मैं आपसे कहता हूं भाई कि टोटल ब्याज हमें निकालना, तो हम क्या करते हैं, यहां से 6% कॉमन लेते हैं, तो टोटल ब्याज किस पर निकालेंगे, 960 प्लस 720 प्लस 480 प्लस 240, इस पर करेंगे, ठीक है, बताइए, क्लियर है। तो ये हम देखेंगे भाई टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी बन गई, तो आप कहेंगे भाई यहाँ से 9600, 24 चौक 96, 24 पंचे 120, 1200, और 1200 कितना होगा, 2400, 2400 पर 6% ब्याज, तो 2400 पर 6% ब्याज, 24 छक्के 144, तो 144 ब्याज के बने। तो ये ब्याज आखिरी किस्त में जोड़ दो, आखिरी किस्त इतने की है, तो यहाँ पर ब्याज जोड़ दिया, तो किस्त में टोटल कितना पैसा जाएगा, आप कहेंगे भाई ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 3, 384 रुपए हम लास्ट किस्त में चुकाएंगे। आखिरी किस्त कितने की होगी, ये होगी 384 की। क्लियर है सभी को, बताओ समझ आया, कोई डाउट। इस तरह का ये सवाल बना हुआ है, मतलब सवाल सिंपल इंटरेस्ट में भी कई तरह के बन सकते हैं इंस्टॉलमेंट के, ठीक है। तो जो जो बन सकते हैं, जो जो मेरे सामने आए हुए हैं, मैं आपको सारे के सारे सवाल करवाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी आपको लगता है कोई नया क्वेश्चन आपको लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको नया मिला है, ऐसा पैटर्न मैंने कभी नहीं करवाया, क्योंकि मैं भी क्या करता हूं, टेस्ट लगाता हूं या मैं पेपर लगाता हूं, तो मुझे जो क्वेश्चन मिलता है नया मैं सीट में ऐड कर देता हूं, आपकी बुकलेट में ऐड कर देता हूं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है अगर मैंने नहीं कराया तो वो मैं अगली बार करवाने का प्रयास करता हूं। क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया सवाल था ये। अब आइए अगला सवाल, अब ये सवाल ही मुझे टेस्ट में मिला है, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, राम को अपने घर की मरम्मत के लिए 6000 रुपए का ऋण मिला, ठीक है, एक ऋण मिला है 6000 का। ऋण को वापस 3 वार्षिक किस्तों में करना है, ऋण को वापस 3 वार्षिक किस्तों में करना है। प्रत्येक किस्त क्रमशः कितनी होगी, यदि धनराशि पर 5% की दर से वार्षिक ब्याज जुड़ रहा हो और कैश जो है हर एक किस्त में सम्मिलित है, हर एक किस्त में सम्मिलित है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, पिछली बार जो है क्वेश्चन था उसमें आखिरी किस्त में टोटल ब्याज देना था, अब यहां पर कह रहा है हर एक किस्त में ब्याज सम्मिलित होगा। देखो राम को अपने घर की मरम्मत के लिए 6000 रुपए का ऋण मिला है, ऋण को वापस 3 वार्षिक किस्तों में करना है। प्रत्येक किस्त क्रमशः कितनी होगी, यदि धनराशि पर जो है 5% की दर से ब्याज वार्षिक रूप से जुड़ रहा है, ब्याज जुड़ रहा है, हर वर्ष जुड़ रहा है, और कैश जो है, जो ब्याज है उसका कैश किस्त में सम्मिलित है। बात समझ पा रहे हैं, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। बेटा वो समझाने के पर्पज से था, सौरभ वो समझाने के पर्पज से था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, जो पिछला क्वेश्चन है बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, मैंने आपको समझाया।
आपको क्या करना होगा, देखो आपको इतना सा करना है कि 960 का जो है आपने लोन लिया, 240 चुका दिए, कितना बचा है 720 बचा है, इसमें से 240 चुका दिए, कितना बचा है, तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर बचा है 480, इसमें से फिर 240 चुका दिए तो आप कहेंगे भाई कितने बचे, 240 बचे। फिर हम 240 तो चुकाएंगे ही चुकाएंगे, प्लस सबका यहाँ पर क्या होगा, ब्याज होगा। बात समझ पा रहे हैं, सबका यहाँ पर ब्याज होगा, तो ब्याज हमें निकालना है और हम बता देंगे किस्त कितने की आखिरी। ये किस्तें तो आपको पता थी ना, ये सारी किस्तें पता है, तो मैंने कहा भाई हम एक काम करते हैं, इसी को जोड़ दें, इसी को जोड़ दीजिए सबको जोड़ा कितना हो गया 2400, तो 2400 पर वार्षिक ब्याज कितना है 6%, तो कितना हो गया बोलो 144, कितना हो गया 144। तो ये जो ब्याज आया है कितना है 144 आया, 144 आप जब यहाँ पे जोड़ दो कितना हो जाएगा 384, ये है लास्ट किस्त। क्लियर, इतना सा सवाल था। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आओ, जल्दी से उतार लीजिए, इस तरीके से कर दोगे आप। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या किया उसने, 6000 रुपए का उसको लोन मिला है, अगर ये चुकाएगा 3 किस्तों में तो आप कहेंगे भी हर एक किस्त कितने की होनी चाहिए, 2000 की होनी चाहिए, कितने की होनी चाहिए 2000 की होनी चाहिए। अगर बिना किसी ब्याज के अगर ये चुकाएगा तो क्या होगा, 2000 की एक किस्त बनेगी, 2000 की किस्त बनेगी। तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, 6000 में से 2000 चुकाएगा, ठीक, बात समझना। अब ये आखिरी में ब्याज तो आपको लगाना नहीं है, ब्याज तुरंत की तुरंत लगाते जाना है। तो यहां पर ये पैटर्न हम बना तो सकते हैं भाई 4000 बच गया, अब यहां से क्या हो गया 2000 फिर चुका दिया, फिर क्या हो गया 2000 बच गया, तो आखिरी किस्त में क्या होगा 2000 भी चला जाएगा। लेकिन ब्याज हमें तुरंत की तुरंत देना है, तुरंत की तुरंत देना है, तुरंत की तुरंत देना है, मतलब साथ ही साथ में 6000 पर 1 साल का ब्याज कितना परसेंट, 5%, तो 6 पंचे 300 ब्याज यहां बन गया 1 साल में, क्योंकि 1 साल बाद आप 2000 दोगे, तो 2000 की किस्त और 300 आपका ब्याज, यहीं कहीं ब्याज खत्म हो गया, तुरंत शामिल कर दिया। फिर यहां पर आए तो इस पर 1 साल का ब्याज कितने परसेंट से, 5% से, कितना ब्याज बनेगा 4 पंचे 20, कितना बन गया 200, तो ये किस्त कितने की होगी, तो आप कहेंगे भाई ये हो गई कितने की 2200 की। फिर यहां पर 2000 बचे, इस पर भी ब्याज कितना बोलो 5%, तो 5%, 5 दूनी 10, कितना हो गया 100, तो 100 रुपए यहां पर, तो हम ये कह सकते हैं भाई ये कितना हो गया 2100, यहां पर हो गया कितना 2300, यहां पर हो गया कितना 2200, और यहां पर हो गया कितना बोलो 2100। तो ये इसकी किस्तें इतने इतने की बनेंगी और ब्याज भी शामिल कर दिया जाए। बिल्कुल एग्जैक्टली अनन्या, 2300, 2200 और 2100। क्लियर, तो आंसर क्या बनेगा 2300, 2200 और 2100। सभी को क्लियर है? ठीक, बढ़ जाए, कोई दिक्कत इसमें? या हम कह सकते हैं कि 6000 का क्या है लोन है, इसमें से क्या कर दिया उसने 2000 रुपए चुका दिए, कितना बचा है 4000, कितना बचा है बोलो 4000। फिर हमने क्या किया 2000 चुका दिए, कितना बचा है बोलो 2000। फिर इसमें से हमने क्या किया 2000 चुका दिए, तो कितना बचा है 0। ठीक, अब इस पर ब्याज लगेगा कितना 5%, कितना हो गया 300 ब्याज का, ठीक है 300 ब्याज का। क्लियर, यहां पर ब्याज लगेगा 1 साल का 5%, तो कितना हो गया बोलो 200 ब्याज। यहां पर ब्याज लगेगा कितना 5%, वही ब्याज चलना है, जो बचेगा उस पर लगेगा कितना 100 बनेगा। तो मुझे बताइए ये क्या है, ये सब ब्याज है, ये सब क्या है ब्याज है, ये सब क्या है ब्याज है। तो 300 यहां पर ब्याज बन रहा है और किस्त कितने की 2000 की, तो यहां की किस्त कितनी होगी बोलो, आप कहेंगे भाई 2300 पहली किस्त हो गई। ठीक, यहां पर आप देखोगे 2000 की किस्त है और ब्याज कितना है, तो आप कहेंगे भाई यहां से 2000 की किस्त है 2000 है, ठीक है, तो कितना हो गया टोटल हमारे पास हो गए 2200, दूसरी किस्त 2200 की, और यहां पर देखें 2000 की किस्त है और 100 ब्याज, कितना हो गया बोलो 2100।
तो हमें कह सकते हैं भाई 2300, 2200, 2100 हमारा बन जाएगा, तीनों किस्तें। कर लोगे ना? जल्दी से उतारिए। ठीक है, बढ़ जाएं आगे, बन पाएगा ना सभी को? चलो अब आइए मंथली इंस्टॉलमेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पर आधारित जो मंथली इंस्टॉलमेंट आती है वो किस तरह की होती है, और इन किस्तों में अक्सर क्या होता है, ब्याज की दर पूछी जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट कैसी होती है। देखिए, एक साइकिल 1500 रुपए में खरीदी जा सकती है, मतलब साइकिल की जो कीमत है ना, जो प्राइस है एक्चुअल साइकिल की, वो कितनी है? आप कहेंगे भाई ये है 1500। क्या है? 1500। परंतु वही साइकिल 350 के नगद और अगले 3 महीने तक 400 के समान किस्तों में भी खरीदी जा सकती है। तो वही साइकिल जो है 1500 की जो अवेलेबल है ना, उसको हम 350 रुपए के नगद भुगतान, मतलब डाउन पेमेंट। देखो 1500 कीमत है, लेकिन हमने क्या कर दिया, डाउन पेमेंट अगर दे दें। एक तो ये शर्त है आप नगद खरीद लो इतने में ही, एक आप नगद भुगतान कितने करो, 350 का, फिर कितना बच जाएगा, 1150। और ये 1150 कैसे चुका दो आप? 1150 आप चुका दीजिए कैसे? किस्तों में। कितनी किस्त? पहली किस्त कितने की? 400 की। फिर हम कह सकते हैं भाई कितना बचा, 750। दूसरी किस्त कितने की होगी? 400 की। फिर यहां पर कितना बचा बोलो, 350। किस्त कितने की? 400 की। तो आप 400 की 3 किस्तों में चुका सकते हो। ठीक है, मतलब 1500 की चीज है, या तो 1500 देके खरीद लो, ये मंथली इंस्टॉलमेंट की बात है ना, मंथली पेमेंट आपको करना है। और या तो 1500 में से 350 अभी दे दो आप तुरंत की तुरंत डाउन पेमेंट, फिर जो बचेगा कितना, 1150, इसको आप 3 समान किस्तों में, 400 किस्त है, इसमें आप चुका दो, इसमें आप चुका दो। तो इस केस में ऐसा करने पर आपको क्या कर सकते हैं, देखो नॉर्मली ये बात है, लेकिन अगर हम ये करते हैं तो इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, ब्याज की दर बनेगी, वो क्या होगी ये हमें बताना है। तो ब्याज की दर के लिए क्या होने वाला, देखिए आपको चुकाना था कितना, आपको चुकाना था कितना, 1150 इतना चुकाना था। आपने चुका कितना दिया, 4 थी 1200, आपने चुका दिया कितना, टोटल 1200, चुकाना था 1150। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक कितना, 50 रुपए, कितना, 50 रुपए का ब्याज बन गया, ये बना है ब्याज। तो ये ब्याज जो बना है ना, ये इन वैल्यूज पर बना होगा कि भाई 1 साल तक या 1 महीने तक हमने इसको होल्ड रखा, फिर उसमें 400 दे दिए तो 1 महीने तक इस पे ब्याज लगा, फिर 400 जाने के बाद ये बचा, इसको 1 महीने बाद इसमें से 400 चुका दिए तो इसका मतलब इस पे 1 महीने का ब्याज लगा, फिर इसमें से 400 चुकाने के बाद ये बचा, फिर इसको भी हमने चुका 1 महीने बाद 400 दे करके, तो 1 महीने तक इस पे भी ब्याज लगा। तो इन सभी पर ब्याज लग रहा है, इन सभी पर ब्याज लग रहा है। कैसा ब्याज लग रहा है, मंथली ब्याज लग रहा है, ये लग रहा है मंथली ब्याज। तो हम कहेंगे भाई मंथली ब्याज 1150 पर 1 महीने का R%, परसेंट मतलब क्या, पर 100। और चूंकि मंथली है तो मैंने आपसे कहा था कि जब मंथली होगा, एनुअली होगा तो केवल 100 से डिवाइड करना। अगर हाफ ईयरली होगा तो फिर 2 से डिवाइड करोगे रेट को, अगर क्वार्टरली होगा 4 से करोगे, मंथली होगा तो 12 से डिवाइड करोगे। तो यहां पर हमें मंथली ब्याज के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ता है। 12 मतलब 1 महीना 12 में से कितना है, इसको एनुअल बनाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर एनुअल बनाना है आपको तो मंथली है तो 1/12 करना पड़ेगा, क्योंकि सालाना में क्या होता है 1/1, 1 साल में से 1 साल की बात हो रही है, लेकिन यहां पर 1 साल में से मतलब 12 महीने में से 1 महीने की बात हो रही है। तो मंथली ब्याज है तो 12 महीने में से 1 महीने का ब्याज, ठीक है, R/100 करेंगे तो 1150 पर R% से, ठीक है, ये ब्याज प्लस फिर हमने चुका दिया कितना, 400, बचा कितना, 750। इस पर भी 1 महीने का ब्याज किस रेट से, R रेट से, बटे में कितना हो जाएगा, ये भी 1200 बनेगा, प्लस फिर बचा कितना, 350। 350 पर 1 महीने का R रेट से अगर देखा जाए तो ब्याज, तो मुझे बताओ कितना ब्याज बना है, तो ब्याज बना है केवल मात्र 50 रुपए, 50 रुपए। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नोट करिए और इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा डायरेक्ट कैसे करना है। नोट करने का और समझने का काम थोड़ा सा फास्ट करिएगा, क्योंकि बेसिक चीजें हम पढ़ चुके हैं, आपको चीजें बनने लग जाएंगी। जितनी बार आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ोगे ना उतना आपको अच्छा लगेगा, चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, लेकिन बनने लग जाएगा। प्रयास करना नहीं छोड़ना किसी भी परिस्थिति में, चाहे कुछ भी हो जाए।
ठीक है, चलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 इसके नीचे आ रहा है, 1200 इसके नीचे आ रहा है, तो एलसीएम बनेगा कितना 1200, एलसीएम तो 1200 ही रहेगा, 1150, 750 और 350 जुड़ेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2250, ये हो जाएगा 2250, एक सभी में है तो एक ही रहेगा, तो एक का गुणा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आर बटे में कितना 1200 और ब्याज कितना बनेगा बोलो 50। ये फाइनल स्टेप बनेगी इससे, इसको सॉल्व करने पर। क्लियर है? तो मैं कह रहा हूं भाई ये नहीं करना है हमें पेपर में, ये बिल्कुल भी नहीं करना पेपर में, ये नहीं करना है, हमें यहीं पर पहुंचना है। और यहां पर हम कैसे पहुंचेंगे वो चीज देखिए, यहां पर हम कैसे पहुंचेंगे ध्यान से समझते जाना। देखो 1150 हमारे पास बचा था, 400 दिए, 750 बचा, फिर 400 दिए, 350 बचे, फिर 400 दिए, कुछ नहीं बचा, तो हमने 1200 दे दिया, देना था 1150, तो ब्याज कितना होगा 50। ये 50 ब्याज है किस पर? देखो हमने कहा भाई इस पर ब्याज एक महीने का, एक महीने के इस पर, एक महीने के इस पर, किस रेट से? आर से। तो सभी पर देखो मेरी बात समझिए, अगर एक्स पर एक महीने का R% से ब्याज, फिर वाई पर एक महीने का R% से ब्याज, फिर z पर एक महीने का R% से ब्याज, ये बराबर होगा क्या? बराबर होगा R% ब्याज किस पर? हर एक पर, x प्लस वाई प्लस जेड, सभी को जोड़ दो पर एक महीने का ब्याज। तो एक का कोई मतलब ही नहीं, मतलब सभी को जोड़ करके हम डायरेक्ट उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा सकते हैं, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? तो यहां से हम कह सकते हैं ये चीज हमें यहां पर अप्लाई करनी है तुरंत के तुरंत, ये चीज अप्लाई करनी है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहां से क्या हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा, यही जोड़ लेना, कितना 2250। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट 2250 पर ये करना है हमें, 2250 पर कितना R% ब्याज, ठीक है। और क्या होगा, ये मंथली है तो 100 से डिवाइड तो करेंगे और 12 से भी होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1200, कितना हो जाएगा बोलो 1200, और ब्याज कितना है बोलो 50। तो यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है निकाल सकते हैं एनुअली। बात समझ पा रहे? इससे ये काट दीजिए, काटने के बाद में 25 दूनी 50 और 25 नम्बे की 225, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ठीक है, 80/3। तो R बराबर कितना होगा 80/3%, ठीक। मतलब क्या, 3 दूनी 6, 2 तीन 18, 2/3, 26 2/3% होगा आंसर। कितना होगा 26 2/3%। क्लियर है? बना लेंगे, कर पाएंगे? कोशिश ये करनी है कि हम आज ही इसको खत्म कर दें, तो नेक्स्ट क्लास से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमें अच्छे से तैयार करना है। देन आफ्टर टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, देन आफ्टर स्पीड एंड डिस्टेंस एंड बोट एंड स्ट्रीम, तो आपका ये अर्थमेटिक ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो बना लेंगे सभी बच्चे, बढ़ जाएं। कोई डाउट है? 2-2, 3-3, 4-4 बार प्रैक्टिस करना हर चीज की, तब जाके चीजें दिमाग में उतरेंगी, एक बार में नहीं होंगी चीजें कुछ भी, है ना। देखो चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 35 पर। किसी पेन का नगद भुगतान मूल्य कितना है 60 रुपए, मतलब यहां पर जो पेन है ना उसकी प्राइस कितनी है, क्वेश्चन नंबर 35, इसकी प्राइस कितनी बोलो 60 रुपीज, 60 रुपीज का है। अब इसी पेन में आप क्या करिए, 60 रुपए का पेन है, इसमें आप 20 रुपए डाउन पेमेंट दीजिए, तो बचेगा कितना 40, ये 40, ठीक है। मतलब यहाँ पर किस्तों में ले रहे हैं, यहाँ पर ये नगद भुगतान है, नगद इतने का है, और ये 60 में से 20 डाउन पेमेंट दे दिए, क्या है डीपी है, डाउन पेमेंट। देने के बाद मंथली किस्तों में आप पैसा चुकाएंगे, 40 रुपए को आप मंथली किस्तों में चुकाएंगे, जो कि किस्त कितने की होगी 8 रुपए की होगी, और 6 महीने तक चुकाना है, ठीक है। 6 समान किस्तें होंगी, 6 महीने तक चुकाना है, तो हमें बताना है क्या दर कितनी होगी। तो वही तरीका होगा आपका, भाई 40 चुकाना है, 40 चुकाना है,
इसमें से 8 दे दिए, कितना बचा है 32, फिर यहाँ पर 8 दे दिए, कितना बचा है 24, फिर यहाँ से 8 दे दिए, कितना आप कहेंगे 16, फिर 8 दे दिए, कितना बचा 8, फिर 8 दे दिए, कितना बचा 0, फिर 8 दे दिए आपने। ठीक, तो जब तक ये करते जाना, जब तक 6 किस्तें बोला 6 किस्तें ना बने, भले यहाँ पे 0 चला जाए माइनस में चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, माइनस की चीज पर इंटरेस्ट नहीं लगाना, या माइनस अगर 0 आ गया तो उसके बाद 0 ही चलेगा। ठीक है, अगर 0 आ गया तो और भी 0 हो सकता है नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको तो किस्तें देनी है। मतलब अगर यहाँ से वैल्यू बढ़ती जा रही तो आप फिर अमाउंट तो आपका मेन जो वैल्यू है, मेन प्रिंसिपल जो तो खत्म हो गया जो आपको चुकाना था, फिर आप ब्याज का पैसा एक्स्ट्रा यहाँ पे जुड़ रहा है, इसलिए किस्तें बनती जा रही। ठीक है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल है ना, इकट्ठा कर लीजिए सबको, इस सबको जोड़ लीजिए। देखो किस्तें कितनी 1 2 3 4 5 6, तो 6 8 कितना हो गया 48, 48 रुपए दिए देने कितने थे 40, तो आपने ब्याज कितना दे दिया, आप कहेंगे 8 ब्याज दे दिए, 8 ब्याज दे दिए, देना था हमें 40 लेकिन किस्तों के कारण से 48 दिए, मतलब 8 ब्याज हो गए। और ये इसे जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा, तो इसे आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा जोड़ने पर। ठीक है, यहां से हम कह सकते हैं 40 और 8 48, 16 32 48, 48 48 96 और 24 120, तो ये बन रहा है टोटल कितना 120। तो 120 रुपए टोटल यहाँ पर वैल्यू बनी। इस 120 पर एक साथ ब्याज लगाइए आर से, आर बटे कितना, अगर मंथली हो तो आंख बंद करके बटे में 1200 करना, 100 तो % का, और 12 महीने में से हर महीने ब्याज लगाए। ठीक है, ये करना, और ब्याज कितना है बोलो 8 का। ठीक है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो बोलो कितनी बार कट जाएगा, बोलो 10 बार कट जाएगा, 10 यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या हो गया आर की वैल्यू, आर की वैल्यू होगी 80%। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है। 70% नहीं भाई, 80% होगा। बताइए आंसर आया क्या? ठीक है, क्लियर है ना सभी को, बना लेंगे। बढ़ जाएं। अब यही चीज आपको जोड़नी है यहां पर, तो ये आप जोड़ भी सकते हो जल्दी से। कैसे जोड़ोगे, देखो यहां पर लिखा मैंने, तो ऐसे जोड़ दिया भाई 8 और 40 48, 48 96 और 24 120 हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप मन में खुद सोच के देखिए, यहां लिखा है 8, फिर लिखा है क्या 16, फिर लिखा है क्या 24, फिर लिखा है क्या 24, फिर लिखा है कितना 32, फिर लिखा है कितना 48। आप खुद ही सोचो, अगर मैं इसमें से 8 कॉमन ले लूंगा, 8 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 2 3 4 और यहां पर कितना बचा है, यहां पर 32 के बाद 40 होगा। ठीक है, कितना है सॉरी 40 है। ठीक है, तो यहां पर कितना हो गया 8 को 32, 8 पंचे 40, यही तो है। बताइए, यहां पर 1 बचा, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 बचा। बात समझ पा रहे हैं? अब आप याद करो एवरेज का दिन, जब मैंने आपको बताया था कि इसका काम पड़ेगा आपको नेचुरल नंबर्स के लिए। नेचुरल नंबर कहां तक है, बोलो 5 तक है। तो 5 तक की संख्याओं का योगफल आपको करना है, तो आप कैसे करोगे, या तो अभी कर लो एवरेज। एवरेज कितना 3 और टर्म कितने 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा बोलो 3 1 के पास है, एवरेज 3 1 के पास है, तो 5 15 और 15 8 120 हो गया। तो यहां से सम कितना बन गया, बोलो 120 बन गया। अगर ऐसा नहीं करना है तो आप कैसे कर सकते हो भाई, आपको पता है कि n प्लस 1/2, तो मैंने कहा n का मान कितना है 5, तो 5 6 पंच 30 बटे 2 कितना हो गया बोलो 15, ये 15 हो गया, तो इसका सम कितना बनेगा बोलो 15 और 15 8 120। मतलब रिवीजन करा होगा ना आपने एवरेज का, तो आपको अपनी चीजें दिख जाएंगी, आप क्या पढ़ चुके हैं, यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है सम करने का। नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही जोड़ते हैं 40, फिर इसके बाद 30 कितना हो गया 72, 72 24 क्या हो गया 96, फिर 16 8 24 क्या हो गया, टाइम लग जाएगा ना। मन में करना है ये सब चीजें, मन ही मन में की जाती है। क्लियर है? यहीं से अगर 8 हटा दोगे तो यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा, यहां पर 3 बचेगा, यहां पर 4 बचेगा, यहां पर 5। 1 से लेके 5 तक की संख्याओं का योग 5 6 30 बटे 2 15 15, 8 हटाया था 15 8 120, तो 120 पर ब्याज लगेगा r बटे 1200 बराबर कितना 8, कट गया 10, 10 इंटू 8 कितना हो गया 80। क्लियर है? बड़े चलो अब आइए भाई क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करेंगे।
अब ये तो बन जाएगा, तो पेपर में कई बार, व्यापम में भी कई बार ये सवाल पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, किसी पेन का नगद मूल्य 10 रुपए है। नगद मूल्य कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए का ये पेन है, इसकी प्राइस कितनी है? आप कहेंगे भाई प्राइस है 10 रुपए, परंतु इसमें डाउन पेमेंट कुछ नहीं दे रहे हैं। उन्हें शुरुआत से ही क्या करें, 10 रुपए आप किस्तों में चुकाने लग गए। कितनी किस्तें? 1 रुपए की 11 किस्तें। 1 रुपए की कितनी किस्तें? 11 किस्तें, ठीक है, 11 महीने तक। तो यहां पर कितना बचा? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। और नीचे भी जा सकता है, थोड़ा सा मैं यहां से लिख देता हूं, क्लियर? 10 है, ओ माय गॉड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इतना कर लिया। एक किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10 किस्तें हो गई, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? 11 किस्त। 11 किस्त बनानी थी तो गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमने 11 रुपए चुकाए हैं, चुकाने कितने थे? 10। कितने चुकाने? 10। तो ब्याज कितना हो गया बोलो? 1 रुपए का ब्याज हो गया। कितने पर चुकाया? आप कहेंगे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के योगफल। अब लगा दो जल्दी से, n+1/2। तो हम कह सकते हैं n का मान कितना है? 1 से लेकर 10 तक है, तो 10 × 11/2 मतलब कितना? 55। तो टोटल सम इसका कितना बन जाएगा? इसका बन जाएगा 55। करके देख लो मेरे भैया, ठीक है, कितना बन जाएगा? 55। तो हम कह सकते हैं 55 पर r से ब्याज लगा, बटे में कितना है? 1200, बराबर ब्याज कितना है? 1, इतना है, क्लियर है। अब 5 से हम काट देंगे, 5 से कितनी बार जाएगा? 11 बार, और 5 से कितनी बार? 24, मतलब 240। तो ये बन जाएगा कितना? ये बनेगा r बराबर 240 बटे में 11, 11 दूनी 22, ठीक, और यहां से 11 एकम 11, 9/11, 21 9/11%, ठीक है। r का मान कितना होगा? 21 9/11%, क्लियर है। बन जाएगा ना सभी को? पढ़ते रहोगे चीजें बनती रहेंगी। मतलब अगर सपोज करिए किसी दिन आपकी क्लास नहीं हो पाती तो आप रिवीजन पे ज्यादा जोर दीजिए। मैथ्स को जितना आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। शुभम आ रहा है समझ में? उर्वशी, नीतीश, क्लियर है ना? कोई डाउट है बोलो, बढ़ जाएं। तो ये सारे किस्तों के सवाल हमने कर लिए, हमने देख लिया, एनुअल इंस्टॉलमेंट देख ली, मंथली देख ली, जो भी सवाल आ सकते हैं पेपर में सिंपल इंटरेस्ट से, वो सारे के सारे सवाल हमने कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि भाई आगे चल के जो हम पढ़ने वाले हैं वो ट्रू डिस्काउंट है। ट्रू डिस्काउंट से भी क्वेश्चंस बनते हैं। मेरे हिसाब से किस्तें तो खत्म हो गई शायद, हाँ किस्तें खत्म हो गई। अब आते हैं हम किस पे? ट्रू डिस्काउंट। अब ये होता है ट्रू डिस्काउंट मतलब क्या? जिसे हम बोलते हैं रियल डिस्काउंट। रियल डिस्काउंट, ठीक है। मतलब ये होता है वास्तविक बट्टा या मिति काटा, ठीक, हिंदी में इन नामों से जाना जाता है। वास्तविक बट्टा और मिति काटा, इंग्लिश में ट्रू डिस्काउंट या रियल डिस्काउंट। अब ये रियल डिस्काउंट या ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, इससे कैसे कैसे सवाल एग्जाम में बनते हैं, वो सारे के सारे जो है सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। एक क्वेश्चन आपको कभी कभार मिलेगा एग्जाम में, जैसे एसएससी में हम देखते हैं कई सालों से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कभी कभार पूछता भी है, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में भी एक आध क्वेश्चन, बैंकिंग से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, तो इसमें क्या होता है कि 2-4 क्वेश्चन हम देखेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार बन जाता है, क्लियर है। तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से ट्रू डिस्काउंट से नहीं छूटेगा। एक प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट का ही पार्ट होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या होता है, ये सब लिख लिया ना। ट्रू डिस्काउंट होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे जो है ना 10,000 रुपए की आवश्यकता है, कितने की? 10,000 रुपए की आवश्यकता है,
10,000 की आवश्यकता है। मैंने अपने दोस्तों से बातचीत की, मेरी कोई जुगाड़ नहीं बनी या कोई भी व्यवस्था नहीं हुई, ठीक है। 10,000 रुपए की इंस्टेंट आवश्यकता है। अब क्या हुआ, कुछ पेपर्स वगैरह कुछ चीजें व्यवस्था करने के बाद बैंक में मैं गया, तो बैंक में मुझे जो धन है ना वो देने के लिए तैयार हो गए। कितना? 10,000 रुपए का। लेकिन कंडीशन ये है कि भाई 2 साल बाद मैं चुकाऊंगा और 10% क्या होगा? रेट होगा। 10% क्या होगा? रेट। तो 2 धाम 20% लगेगा, मतलब कितना होगा? 12,000। कितना होगा? 12,000। तो हम इसे क्या बोलेंगे? देखो इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। या हम कह सकते हैं इसे प्रिंसिपल। क्लियर है? प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू हम कह सकते हैं, ठीक है। इसी हिसाब से या हम इसे इनिशियल वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये होता है आपका ड्यू अमाउंट या ड्यू डेट, ठीक, ये होता है। या हम कह सकते हैं अमाउंट। बात समझ पा रहे? अमाउंट। और ये अमाउंट कब बनेगा? 2 साल बाद देय है। ये क्या है? 2 साल बाद देय है। 10,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% ब्याज की दर से एक धनराशि जो देय धन बनाती है, कितना? 12,000। मतलब 2 साल के बाद में क्या है? 12,000 देय है, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं भाई ये है प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल या वर्तमान राशि, और ये होगा क्या? देय धन। इतना धन हमें देना है, ठीक है, इतना धन हमें देना है। बात समझ पा रहे हैं? अगर ये वर्तमान की राशि, इसको करेक्ट करिएगा, वर्तमान की राशि है, वर्तमान राशि और ये क्या है? देय धन है। अब ये 2 साल बाद देय होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन एक होती है ऐसी कि कुछ दिनों के लिए बैंक में व्यवस्था होती है कि 8 से सपोज करो 15 दिन, या बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी में अगर देखा जाए कुछ कंडीशन होती है कि जो धन आप 2 वर्ष बाद 10% से दे है, कितना? जो कि 12,000 बनाएगा। ये जो 12,000 बनाएगा, तो ये यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है? इस पर सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। क्या लग रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट यहां पर बन रहा है, कितना? 2,000 बन रहा है, ठीक है। 10,000 रुपए पे 20%, 2,000 बना तो कितना हो गया? 12,000। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट पे लग रहा है ना, इसमें कुछ कंडीशन ये है कि भाई 8 से 15 दिन, मान लीजिए आपके दोस्त तैयार हो गए, भैया तू बैंक से पैसा मत ले, मैं तेरे को 10,000 रुपए दे दूंगा, ठीक है, 10,000 रुपए दे दूंगा। तो ये बैंक के पास गया, बैंक के पास गया कि भाई मेरे पास 10,000 की व्यवस्था हो गई है, कुछ हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा भाई अभी आप जो है इस पीरियड के अंदर है, 8 से 15 दिन, जो भी बैंक की कंडीशन होगी उसके हिसाब से अगर आप जो है 10 के 10,000 आप वापस कर दो, मतलब 12,000 रुपए ना देकर आप क्या करो? 10 के 10,000 वापस कर दो। तो ये जो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट लगा है, कितने का? 2,000 रुपए का, क्योंकि 2 साल बाद आप जब दोगे ना तो 2,000 लगेगा। आपने कह दिया भाई 2 साल के लिए मैं कर रहा हूं ये, तो 2,000 लगेगा। अगर ये 8 से 15 दिन के अंदर बैंक के पैसा लौटा देते हैं ना, तो ये पैसा क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माफ। अगर ये माफ हो जाएगा तो इस धनराशि पर ये वाली जो वैल्यू है, इसे हम बोलते हैं क्या? ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। समझ आया क्या? बोलो। इसे हम बोलते हैं वास्तविक बट्टा। क्या बोलते हैं? वास्तविक बट्टा या रियल डिस्काउंट या मिति काटा। समझ पाए? समझ आया? क्लियर है ना सभी को? बोलो। मैंने आपसे कहा कि भाई आपको 10,000 रुपए की आवश्यकता है भास्कर, समझना 10,000 की आवश्यकता। आपने अपने दोस्त से बात की, भाई 10,000 रुपए मुझे
चाहिए। दोस्त ने क्या कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, भाई मेरे पास व्यवस्था नहीं, मित्रता में पैसा देते हैं तो ब्याज भी नहीं मिलता और नहीं मांग सकते, पैसे का भरोसा नहीं रहता, इसलिए आपके दोस्त ने क्या कर दिया, मना कर दिया, भाई 10,000 रुपये नहीं दे पाऊंगा। तो ये जो भास्कर यहाँ पर है ना, ये कुछ जुगाड़ करके पेपर्स वगैरह लेके बैंक के पास पहुंच गया, भैया मुझे कुछ धन चाहिए, कुछ धनराशि चाहिए, कितनी, 10,000 रुपए की। तो बैंक ने कहा भाई 10% ब्याज लगेगा, कितने साल बाद लौटाओगे, उन्होंने कहा 2 साल बाद लौटाएंगे। तो 2 साल बाद उन्होंने बोला भैया 10 के हम कितने लेंगे, 12,000। क्यों, 10% से 2 वर्ष का ब्याज लगा के 2,000 बना दिया, जो कि इतना हो गया 12,000 हो गया, अमाउंट कितना होगा, 12,000 रुपए होगा। तो मैंने कहा ये वर्तमान राशि होती है जो तुरंत हम ब्याज पे दे रहे हैं, इसे वर्तमान राशि कहते हैं या प्रिंसिपल कहते हैं या प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। जब जो देय धन बनेगा इसे हम ड्यू अमाउंट कहते हैं या फिर ड्यू डेब्ट कहते हैं, या हम इसे अमाउंट कहते हैं या देय धन कहते हैं। तो 2 साल बाद 10% के हिसाब से देय धन कितना बनेगा, 12,000। मतलब अगर आप बैंक से पैसा लेते, बैंक से पैसा लेते और बैंक से पैसा लेने के बाद आप ये 2 साल बाद चुकाते या 1 साल बाद चुकाते, लेकिन कंडीशन क्या, आपने 2 साल अगर वहां पे लिखा दिया, 2 साल अगर आपने लिखा दिया, तो फिर ये जो पीरियड है ना, यहाँ पर ये जो पीरियड है, इस पीरियड के बाद कुछ बैंक वहां पे टर्म देता है, उसके बाद में 1 महीने 2 महीने बाद लौटाओगे ना, इतना ही पैसा लौटाना पड़ेगा आपको, बैंक की कंडीशन है। तो ये आपको लौटाना था, लेकिन बैंक में क्या हुआ कि भाई आपको जब लगा कि आप ये तो 2,000 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, मान लो मेरे पास व्यवस्था हो गई पैसे की, तो ब्याज काय को दूं मैं, तो मित्र से बात करी, तो मित्र ने बोला भाई मैं कर दूंगा, चल ठीक है भाई मैं कर दूंगा। तो आपने 10,000 रुपए बैंक से तो ले लिए थे, अब बैंक से ले लिए थे, लेकिन आप बैंक पहुंच गए चौथे 5वें दिन या जो भी पीरियड बैंक ने दिया था उसके अंदर आप पहुंच गए। तो आपने कहा भाई मैं जो है 12,000 चुकाऊंगा, आपको मेरे पास व्यवस्था हो गई है वैसे ही, तो मैं क्या 12,000 चुकाना जरूरी है क्या मुझे, मैं इतने में नहीं निपट सकता क्या? उन्होंने कहा बिल्कुल निपट सकते हो, बिल्कुल निपट सकते हो। मतलब ऐसा हमारे पास एक पीरियड होता है हर बैंक के पास में, जो कि क्या होता है 8 से 15 दिन, जो भी बैंक देता है वो। इसके अंदर कोई बंदा अगर धन लेके जाता है और उसी पीरियड में लौटाता है, तो फिर उसको जो ब्याज लग के 12,000, 10 का 12,000 बनना था, वो 12,000 ना देकर के केवल 10,000 ही देना है। कितना देना है? 10,000 देना है। इसका मतलब 12,000 रुपए आपको देने थे, यहां पर 2,000 का डिस्काउंट मिल गया, 12,000 पर 2,000 छोड़ दिए, 10 के 10 ले लिए। तो ये जो छोड़ा गया पैसा है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट बना था, किस पर बना था? प्रेजेंट वैल्यू पर। प्रेजेंट वैल्यू पर लगा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, इस वैल्यू पर, दे धन पर ये सिंपल इंटरेस्ट क्या कहलाता है? ये ट्रू डिस्काउंट कहलाता है। कि ये जो पैसा आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है ना, मतलब 12,000 देने पड़ रहे हैं, कि 2,000 छोड़ दें अगर, तो ये छोड़ी गई धनराशि इस वैल्यू के हिसाब से, इसे हम बोलते हैं ट्रू डिस्काउंट। बात समझ पाए? ठीक है, तो इस वैल्यू पर ये वैल्यू क्या कहलाएगी? ट्रू डिस्काउंट कहलाएगी। ट्रू डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, वो है एक ही चीज, है एक ही चीज। क्या है वो? ये है कि भाई जो ट्रू डिस्काउंट बनने वाला है ना, वो है किस पर? वो है सिंपल इंटरेस्ट। किसका? प्रेजेंट वैल्यू पर। तो ट्रू डिस्काउंट हम कह सकते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो एसआई है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। लेकिन एसआई प्रेजेंट वैल्यू पर लगता है, और ट्रू डिस्काउंट जो लगता है प्रेजेंट वैल्यू पर, जो ब्याज होता है, वो किसके रिस्पेक्ट में? दे धन के हिसाब से उस वैल्यू को, इस एसआई को दे धन के हिसाब से ट्रू डिस्काउंट कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं भाई एसआई या ट्रू डिस्काउंट जो है प्रेजेंट वैल्यू पर लगा साधारण ब्याज ही होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज ही होता है। एसआई या ट्रू डिस्काउंट जो होता है, वो प्रेजेंट वैल्यू पर जो भी साधारण ब्याज लग रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन ऐसा ही हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इसके हिसाब से चल रहा है, वो प्रिंसिपल के हिसाब से चल रहा है। लेकिन हम इस ट्रू डिस्काउंट को किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं? क्योंकि जो वैल्यू बनने वाली है उस पर वो छोड़ देते हैं, तो वो उसके रिस्पेक्ट में ट्रू डिस्काउंट कहलाता है। अगर इसी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वो ऐसा ही कहलाएगा। क्लियर है? तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी ट्रू डिस्काउंट होता है या सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो प्रेजेंट वैल्यू पर जो ब्याज बनता है उसी को हम ऐसा ही कहते हैं, उसी को हम ट्रू डिस्काउंट भी कहते हैं। ठीक है? अब इसका एक फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला आपको पढ़ा देंगे, बना के बता देंगे। उसके बाद में हम विदाउट फॉर्मूले से भी करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए भाई। फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू डिस्काउंट। इसका जो फॉर्मूला होता है, बात समझिए। मैंने कहा भाई प्रिंसिपल वैल्यू है, इस पर आर रेट से टी समय के लिए, ये क्या बना? एसआई बना। ये क्या बना? एसआई बना। और इसी एसआई को हम क्या बोल देंगे? ट्रू डिस्काउंट भी बोल देंगे। ठीक है, मैंने कहा एसआई बराबर भी यही होता है और ट्रू डिस्काउंट बराबर क्या होता है? यही होता है। क्लियर है? तो ये बना। अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे एक बार बताइए, जो अमाउंट होता है, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है? तो अमाउंट होता है, अमाउंट जो दे धन बनता है वो क्या होता है? आप कहेंगे भाई प्रिंसिपल में
इसी प्रिंसिपल वैल्यू का आर रेट से टी समय के लिए जो क्या होता है ब्याज। तो ये क्या है, अमाउंट है, ये अमाउंट है, और ये क्या है बोलो, प्रिंसिपल है, और ये क्या है, एसआई है। तो आपको पता है कि भाई अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल और एसआई जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, अमाउंट। तो मैं आपसे कहता हूँ भाई अमाउंट यहां से निकालिए, क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई इसका इसमें गुणा कर दो, या पी पहले कॉमन ले लो, क्या होगा 1 प्लस आर टी बाई 100, ये बनेगा, पी हमने बाहर ले लिया, इसका गुणा यहां कर देना भाई, पी यहां पर क्या बन जाएगा, आप कहेंगे 100 प्लस आर टी बाई 100। इसको इतना तो सॉल्व कर लोगे। मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी लिखा सकता था लेकिन मैं सीधे करवा देता हूं, तो आपको फॉर्मूला बनाना भी आ जाएगा। ये है अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल का इतना बन गया, सिंपल इंटरेस्ट है। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर है। अब मैं आपसे कहता हूं एक काम करिए, आप प्रिंसिपल की वैल्यू निकालिए अमाउंट के रिस्पेक्ट में, तो ये 100 यहां से यहां आ जाएगा, कितना बन जाएगा, 100 टाइम्स ऑफ ए, क्या बनेगा, 100 टाइम्स ऑफ ए। देखो इसका यहां गुणा हो जाएगा और ये वैल्यू पूरी नीचे आ जाएगी, अपॉन में क्या, 100 प्लस आर टी, ये बनेगा बराबर क्या होगा, पी। अब मैं कहता हूं भाई यहां से मुझे बताइए कि अगर मैं इसको हटा दूं, मैं यहां टू डिस्काउंट मान लूं, तो मुझे टू डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखाना है। तो मैं आपसे कहता हूं भाई इसके बराबर क्या हम सीधे एसआई की जगह पे हम ये नहीं लिख सकते कि भाई टू डिस्काउंट होगा, ये टू डिस्काउंट होगा। तो मुझे बताया अगर ये टू डिस्काउंट होगा तो यहां से पी की वैल्यू क्या होगी, तो पी की वैल्यू होगी 100 टाइम्स ऑफ टीडी, टीडी मतलब टू डिस्काउंट, अपॉन में कितना होगा, आप कहेंगे भाई आर इंटू टी, यही बनेगा, पी यहीं पे रह जाएगा, पी यहीं पे रह जाएगा। तो पी की जगह पे, इस पी की जगह पे ये पी का मान इतना रख दो आप, जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स ऑफ टू डिस्काउंट, अपॉन में क्या हो जाएगा, आर इंटू टी, ये बनेगा। बात समझ पा रहे हैं। तो जब आप इसको बीच में से हटा दोगे और ये दोनों डायरेक्टली बराबर कर दोगे, जब आप बराबर कर दोगे तो यहां से एक फॉर्मूले का निर्माण होगा, 100 से 100 कट जाएगा और आर टी यहां पर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा क्या, टू डिस्काउंट का फॉर्मूला, क्या बनेगा, टू डिस्काउंट वास्तविक बट्टा बराबर आर टी गुणा किसमें हो जाएगा, ए में, तो बन जाएगा ए इंटू आर इंटू टी, अपॉन में क्या बनेगा, 100 वही है 100 प्लस आर टी, ये आपका बन गया टू डिस्काउंट का फॉर्मूला। वास्तविक बट्टे के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारी बुक्स में, अगर आप देखेंगे आर.एस. अग्रवाल में या किसी और बुक में तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा टू डिस्काउंट का। फॉर्मूला मैं लगाता ही नहीं हूं, अच्छा, लेकिन बताना तो आवश्यक है ना। जब आप किताबें पढ़ रहे होंगे, उनका अध्ययन कर रहे होंगे, तो फिर आप वहां से कैसे समझेंगे भाई क्या कर दिया इन्होंने। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अगर आपको कभी पढ़ना पड़ा और समझना पड़ा तो कैसे समझोगे, ठीक है। क्या होता है टू डिस्काउंट बराबर ए आर टी अपॉन 100 प्लस आर टी। जब मैं एसएससी की तैयारी करना स्टार्ट किया था तो एक क्वेश्चन मुझे मिला था, मेरी पतली सी कॉपी है उसमें आज भी वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें अपने बुक में भी वो क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला मैंने लिख के रखा था, मुझे नहीं बनता था, बस मुझे ये पता था ये फॉर्मूला होता है, अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं रख के तुरंत निपटा दूंगा क्वेश्चन को, लेकिन कैसे भी करके क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। बात समझ पा रहे हैं। तो करने वाले जो है ना इतनी सी चीजों को संभाल के रखते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को संभाल के रखते हैं कि भाई क्वेश्चन ना छूटे, समझ पा रहे हैं। तो जहां फॉर्मूले की आवश्यकता पड़े, जहां कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़े, जहां रटने की आवश्यकता, कुछ भी करो, साम दाम दंड भेद। आप देखते होंगे नेताओं को मंत्री बनने के लिए या चुनाव जीतने के लिए हर एक चीज, हर एक प्रक्रिया अपनाते हैं। इसी प्रकार से आपको पेपर निकालने के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़े, कोई चीज मत छोड़ो, हर काम कर डालो बस, ठीक है। चलिए अब आएंगे हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आने के पहले देखो फॉर्मूला भी है, लेकिन क्वेश्चन की हम बात करें। मैंने आपसे कहा कि भाई आर जो रेट होती है और टाइम जो होता है, जैसे आपसे कहता हूं मैं रेट कितना है, सपोज करो 5% है और टाइम कितना है, बोलो 4 वर्ष है, 4 वर्ष है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में ब्याज है 5%, तो 4 साल में ब्याज कितना बनेगा, ऐसा ही आप कहीं एक साल में 5 लगाते हो तो 5 5 5 5 4 बार हो गया, तो 5 को 20% हो गया। तो ये जो 20% होता है ना, इसी 20% का हम फ्रैक्शन करते हैं 1/5। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब होता है देखो प्रिंसिपल, इसी को मैंने क्या बताया आपको, प्रेजेंट वैल्यू। यही क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान राशि,
ठीक है। और ये जो है ना, ये क्या होता है बोलो, अगर ब्याज जो है 20% बन रहा है टोटल, तो इसका मतलब ये क्या है, टोटल SI, और इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो, ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट। मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, बिल्कुल। आप कॉन्सेप्ट समझिए चीजों का। परसेंटेज आपने पढ़ लिया है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी। किसमें? अर्थमेटिक में। एडवांस में फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, अर्थमेटिक में बिल्कुल नेसेसरी नहीं कि आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़े, बहुत लेस। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं 5 रुपए का धन है, ब्याज लगने के बाद में 4 साल में ब्याज लगेगा 20% में, तो एक ब्याज लगेगा। तो मुझे बताइए 5 पर एक ब्याज लगा कितना हुआ? 6। तो जो ड्यू अमाउंट बनेगा, ड्यू अमाउंट बनेगा वो कितना देना होगा आपको? 6 देना होगा। कितना? 6। तो 5 आपने लिया था, एक ब्याज लग गया, 6 देना है। अगर आप तुरंत चुकता कर दोगे 2-4 दिन में ही, तो एक छोड़ देगा, तो इसी को हम क्या बोल देंगे? टू डिस्काउंट। 6 पर एक छोड़ देगा। तो ध्यान रखिए प्रेजेंट वैल्यू ये होती है, इसी को हम टू डिस्काउंट बोल देंगे सिंपल इंटरेस्ट की भाषा में। और 5 और 1 6, तो देय ऋण जो बनेगा वो कितना बनेगा? 6। मतलब अगर देखें 4 साल बाद अगर ये देय होगा, 4 वर्ष के बाद आपको चुकाना होगा, तो ये देय धन कितना बनाएगा? 5 की जगह पे 6 बनाएगा, एक उसमें ब्याज लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, ध्यान रखिए हमेशा। ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर R% रेट है और T टाइम है, तो दोनों का आपको गुणा करना है, दोनों गुणा करना है, R इंटू T, और परसेंट का क्या हो गया? 100। तो ये जो नीचे वैल्यू आ रही है इसे हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और ऊपर जो वैल्यू आ रही है इसे हम बोलेंगे SI या टू डिस्काउंट। ठीक है। इतनी बात आप समझिए, इतनी बात आप समझिए। ठीक है। बड़े, अब टू डिस्काउंट आपका 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। टाइम हो रहा है 9:15। ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा भाई 5 वर्ष में 10,000 रुपए के देय धन, ये क्या है? देय धन। और देय धन कौन सा है? 10,000 रुपए का। ठीक है। पर शुद्ध बट्टा 5% की दर से ठीक है, तो वर्तमान राशि बताइए क्या होगी? फाइंड द प्रेजेंट वर्थ एंड टू डिस्काउंट रिकरिंग 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ड्यू इन 5 years। तो 5 वर्ष में 10,000 रुपए के देय धन पर शुद्ध बट्टा 5% दर से है। यहां पर कुछ मिसिंग हो गया हिंदी में, थोड़ा सा है ना, यहां पर कुछ मिसिंग हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। 5 वर्ष में 10,000 रुपए के देय धन पर शुद्ध बट्टा कितना होगा? यदि 5% की दर से, या ब्याज की दर कितनी है? 5% की दर से है, तो वर्तमान राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको पता करना है, मतलब 2 चीजें निकालनी है। हिंदी में थोड़ी सी लैंग्वेज का अभाव है, मैं आपको समझा देता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई फाइंड द प्रेजेंट वर्थ एंड टू डिस्काउंट। दोनों चीज आपको फाइंड करनी है, एक तो वर्तमान वैल्यू फाइंड करनी है, एक क्या फाइंड करना है आपको? टू डिस्काउंट फाइंड करना है। रिकरिंग 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जिस पर 5% ब्याज की दर है, ब्याज मिल रहा है 5%, और 10,000 रुपीज का क्या है? ड्यू अमाउंट है। मतलब ये 10,000 रुपीज ड्यू होगा 5 साल में। 5 साल में आपको 10,000 रुपए देना है। तो बात समझिए, मैंने आपको क्या बताया कि भाई 5% रेट है और 5 वर्ष की बात है, तो R इंटू टी कर दिया, कितना हो गया? 25%। 25% का मतलब क्या है? 1/4। तो ये बोलो क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू। ये क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू। और ये क्या होगा? बोलो ट्रू डिस्काउंट होगा। तो इसका मतलब अगर ये इसको जोड़ दें तो कितना बन जाएगा? 5। तो 5 हमें 4 की जगह पे 1 जोड़ के 5 देना होगा। जो देना होगा उसकी वैल्यू कितनी है? उसने कहा भाई 10,000 रुपए आपको देना है, तो 5 की वैल्यू 10,000, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 2,000। तो हमारे पास में जो टू डिस्काउंट है ना 1, तो ये हो गया क्या? टू डिस्काउंट। ये है TD। ये क्या है? बोलो टू डिस्काउंट। तो ये है टू डिस्काउंट, तो 1 की वैल्यू है 2,000। तो ये आंसर तो है ही नहीं, ये इन दोनों में कोई आंसर नहीं। अब हम कहेंगे भाई यहां से 1 की वैल्यू 2,000 है, तो 4 की वैल्यू कितनी? 8,000। मतलब प्रेजेंट वैल्यू 4 है तो प्रेजेंट वैल्यू 8,000, और ये कितना है? 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी? 2,000। तो 8,000 और 2,000 आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे जल्दी से?
फटाफट से बन जाएगा, 10 सेकंड में बन जाएगा ना। मजा आ रहा है? आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता ही ना हो कि वास्तविक बट्टा होता क्या है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे सड़े से बिल्कुल एकदम, कुछ नहीं करना होगा, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बिल्कुल 5 सेकंड में विदाउट पेन। लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हर एक बच्चे से निवेदन है, अपने दोस्तों को जब आप जोड़े ना तो एक बात बस बता देना, कंसिस्टेंसी पढ़ाई के मामले में बहुत आवश्यकता होती है ना। कंसिस्टेंसी की पढ़ाई के मामले में बहुत आवश्यकता होती है। ये हर किसी पर्सन से नहीं होगा, हर एक शख्स मैनेज नहीं कर सकता कि लगातार सतत तरीके से वो अध्ययन कर सके। हमेशा हर दिन उतने ही समय पे बैठना, लगातार पढ़ना, बिना किसी मोटिवेशन, बिना किसी इंटेंशन, बिना किसी उद्देश्य के सारी चीजें। उद्देश्य तो बाद में बनता है, बच्चे को पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उसको लगता है हम क्या करें क्या ना करें। तो ये हर एक पर्सन की बस की बात नहीं होती। अच्छे समझा देना, अगर आप कोर्स ले रहे हो, आप पढ़ रहे हो तो लगातार पढ़ना और पूरा पढ़ना, सीख जाओगे इस बात की गारंटी है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बगैर मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आइए भाई, देखिए देखो लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, भावनाओं को समझना। ठीक है, मैं आपको यहां पर समझा दूंगा क्वेश्चन में। नितेश पटेल अभी तक 100% बन रहा है मैथ्स, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मेहनत करते चलो यार, चीजें आने लग जाएंगी, बिल्कुल आएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फाइंड द प्रेजेंट वर्थ ऑफ ₹9950। मतलब 9950 रुपए जो है ना, इसकी हमें क्या निकालनी, प्रेजेंट वर्थ निकालनी है। प्रेजेंट वर्थ निकालनी मतलब ये देय धन है। क्या है ये? देय धन है। 9950 जो है वो क्या है, इसका देय धन। ड्यू 3/1/4 ईयर्स, ड्यू इन 3/1/4 ईयर्स हेंस, या हम कह सकते हैं इन भी ना चले तो भी हो जाएगा। ठीक है, ड्यू 3/1/4 ईयर्स हेंस एट द रेट ऑफ 7/1/2% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ऑल्सो फाइंड द टू डिस्काउंट। मतलब आपको प्रेजेंट वैल्यू पता करना है, आपको क्या पता करना है, टू डिस्काउंट पता करना है। आपको रेट दिया है कितना, 7/1/2%, और टाइम दिया है कितना, टाइम दिया 3/1/4। देखो क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिख रहा, आपकी शीट में दिख जाएगा, आप समझ जाना। मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइम कितना, 3/1/4, और हमें क्या दिया है उसने दिया है ड्यू अमाउंट, जो कि कितने का है, 9950, जो कि इतने साल बाद दे होगा। ठीक है, 3/1/4 वर्ष में 7 से 1/2% वार्षिक दर से 9,950 रुपए के देय ऋण की वर्तमान राशि बताइए और शुद्ध बट्टा भी बताइए। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं भाई कुछ नहीं करना, इसका गुणा कर दो। गुणा कर दो मतलब 7 दूनी 14, 15/2% है, तो बटे में क्या हो गया, 100। ये हो जाएगा, बोलो, ये हो गया आपका रेट। और टाइम कितना है, 3 चौके 12 1 13, तो 13 बटे कितना हो जाएगा, 4, ये बनेगा। तो गुणा करेंगे तो 15-13 कितना हो गया, 195, बटे में कितना, 4 दूनी 800। तो नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, ये होती है प्रेजेंट वैल्यू। क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू। और ऊपर क्या होता है, बोलो, ट्रू डिस्काउंट। अगर इसमें मिला दें तो हमें देना कितना पड़ेगा, आप कहेंगे भाई 995 देना पड़ेगा। ये तो ट्रू डिस्काउंट है, अगर छोड़ देंगे तो इतना देना पड़ेगा, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इतनी है। इसको मिला करके क्या बन जाएगा, अमाउंट। तो अमाउंट कितना है, 995 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 9950। तो एक की वैल्यू कितनी है, 10, एक की वैल्यू 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, बोलो, 8000 है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, बोलो, इसकी वैल्यू होगी 1950। एक की वैल्यू 10, तो इतने की वैल्यू 1950, इतने की वैल्यू 8000। तो हम कह सकते हैं 8000 और 1950। ठीक है, बताइए, क्लियर है ना सभी को?
बोलो, बढ़ जाए? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2400 के देय ऋण, ये देय ऋण है, ये क्या है, देय ऋण मतलब ड्यू डेट, या हम कह सकते हैं अमाउंट। 2400 का देय ऋण है, तो इसका देखो यहां पर 5 वर्ष बाद 4% दर से 2400 के देय ऋण का साधारण ब्याज, मतलब इसी का साधारण ब्याज, मतलब इसी का आपको एसआई कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, कितनी रेट से, 4% से। तो इसका जो एसआई है वो, और जो शुद्ध बट्टा बनेगा इस पर जो शुद्ध बट्टा बनेगा मतलब रियल डिस्काउंट बनेगा, वो उसका अंतर निकालना है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, मतलब 2400 का ब्याज, 2400 का देय ऋण का 5 वर्ष का 4% की दर से ब्याज, ठीक है। तो ये बन गया इसका एसआई, कितना बन गया बोलो, आप कहेंगे भाई 480, ये बना है एसआई, ये 480। इस देय ऋण पर उसने कहा एसआई, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये देय ऋण है, मतलब जो आपको देना था 5 वर्ष बाद, उसी पर एसआई। देखो स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2400। 2400 पर ही क्या, सिंपल इंटरेस्ट, किस रेट से, तो रेट है यहां पर कितना, 4%, किस टाइम बाद, तो 5 चौको 20, मतलब 5 वर्ष है तो 5 चौको 20, टोटल 20% रेट यहां पर बनेगा इंटरेस्ट। तो 20% इसका एसआई, किसका देय ऋण का, कितना बनेगा, 480, और इसी पर ट्रू डिस्काउंट। अब ट्रू डिस्काउंट जो है इसका कितना बनेगा, तो आप कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो प्रेजेंट वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे भाई, 5 साल 4% से, तो आप कहेंगे भाई 5 चौके 20%, और 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू में देखता हूं 1/5, तो ये है भाई प्रेजेंट वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू, और 5 और 1 कितना, 6, तो 6 यहां पर क्या है बोलो, देय ऋण। तो 6 की जगह पे जो देय ऋण है ना, जो देय ऋण है वो 6 की जगह पे 2400 देय ऋण है, तो हम कह सकते हैं भाई 2400, तो इसका मतलब ट्रू डिस्काउंट कितना होगा, ये होगा। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 400, तो इस पर आप देखेंगे 400 का क्या बनेगा, ट्रू डिस्काउंट बनेगा, 400 का ट्रू डिस्काउंट। तो ये है एसआई इतना, और ट्रू डिस्काउंट क्या है, तो आप कहेंगे ये है 400 का। तो दोनों का अंतर अगर हम देखें, एसआई माइनस टीडी, जो कि कितना होगा, 480 माइनस कितना, 400, बराबर कितना हो जाएगा, 80 रुपए, कितना होगा, 80 रुपए बन पाएगा। कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लेना, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ठीक है, बोलिए, डाउट तो नहीं है किसी को, जल्दी से कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्लास के अंदर सबसे ज्यादा डाउट आते हैं। विनय, वैभव, उर्वशी, सूरज, सुनील, शुभम, शैली, शविता, संस्कृति, पंकज, पलक, नितेश, कृति, हर्ष, द्रपेंद्र, भावना, अरविंद, अर्पित, अनुराग, अनन्या, अक्षय, सभी को क्लियर है? बढ़ जाऊं क्या? पक्का क्लियर है? क्वेश्चन जरूर ध्यान से पढ़ लेना और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना। हां, नीतीश एसआई और ट्रू डिस्काउंट एक ही होते हैं, तो एसआई और ट्रू डिस्काउंट सेम आना चाहिए, बट इसमें सेम नहीं है बेटा। एसआई और ट्रू डिस्काउंट जो है ना, सेम वैल्यू पर अगर निकलेंगे, सेम वैल्यू पर निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा, लेकिन यहां पर एसआई तो दूसरी वैल्यू का है, एसआई क्या है, दूसरी वैल्यू, ये क्या है, देय धन, ये है देय धन, तो इस देय धन पर ही उसने एसआई का बोला है, तो मैंने देय पे ही निकाला है भाई। 2400 का एसआई निकाला, देखो उसने कहा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 5 वर्ष बाद 4% की दर से 2400 रुपए के देय ऋण का साधारण ब्याज, मतलब 2400 का ही साधारण ब्याज निकालना है इस टाइम में, इस रेट से, तो कितना बना, 480।
इस देय धन का क्या? साधारण ब्याज। और इसी रेट से इसी टाइम के लिए ये देय धन है, 2400 क्या है? देय धन है। तो इसी रेट ऑफ टाइम से देखा तो मैंने कहा 1/5 बना, तो इसका देय धन कितना बनेगा? 5 देने थे वर्तमान में, भविष्य में कितने दोगे? 6। तो 6 जो दोगे आप, तो 6 की जगह पे कितना है देय धन? 2400। तो यहां पर 6 की वैल्यू 2400, तो 1 की वैल्यू कितनी? 400। तो इसका टू डिस्काउंट कितना बनेगा? तो आप कहेंगे भाई टू डिस्काउंट बनेगा इसके हिसाब से 400, तो ये टू डिस्काउंट 400 है। इसी धन के हिसाब से, इसी धन का एसआई और इसी का क्या? टू डिस्काउंट। क्लियर है? समझ आया? तो ऐसा क्वेश्चन में कहा गया, अगर सेम वैल्यू की बात होती ना, जो टू डिस्काउंट आता है वो प्रेजेंट वैल्यू पर आता है। मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहेंगे भाई यहां पर 2400 रुपए देय है और टू डिस्काउंट कितना है? 400। इसका मतलब क्या हो गया? 2000 रुपए प्रेजेंट वैल्यू। अगर पूछता प्रेजेंट वैल्यू बताओ तो क्या हो जाएगी? 2000 रुपए। तो 2000 का ऐसा ही आप निकालोगे ना और 2000 का ही आप टू डिस्काउंट बनाओगे ना, तब जाके एक बराबर आएगा। लेकिन ये 2000 पर आपने क्या किया? टू डिस्काउंट कैलकुलेट किया और देय धन पर ऐसा ही कैलकुलेट किया, तो कहां से बराबर हो जाएगा? बोलो। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए पढ़ने में। अब ये सवाल बहुत रिपीट होता था, आज ही मेरी कॉपी में लिखा हुआ रखा है और इसे मैं फॉर्मूले से ही करता था। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा? किसी बिल पर वास्तविक बट्टा कितना है? 15 रुपए। जो टू डिस्काउंट है ना वो कितना है? बोलो 15 रुपए। किसी धन पर 15 रुपए। बिल की राशि कितनी है? मतलब अमाउंट कितना बनेगा? अमाउंट कितना बनेगा ये उसने पूछा, राशि। ठीक है। द टू डिस्काउंट ऑन ए बिल इज ₹15। फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल इफ रेट पर एनम इज 5% फॉर 2 ईयर्स। 5% है, 2 वर्षों के हिसाब से कितना बन गया? 10%। और 10% से हम कहेंगे भाई कितना हो गया? 1/10। 1/10 में ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है बिल की, और ये एक बढ़ाकर कितना बनेगा? 11 बनेगा। कितना बनेगा? 11। तो ये जो है ये टू डिस्काउंट है जिसकी वैल्यू है कितनी? 15। तो एक की वैल्यू है 15, तो बिल की राशि कितनी बनेगी? 11। तो 11 गुना यहां पे कर दो, 11 गुना यहां पर कर दो, कितना आ जाएगा? 165। तो बिल की जो धनराशि बनेगी वो कितनी बनेगी? 165 बनेगी। 2-3 सेकंड का सवाल है। इतने फास्ट तरीके से नहीं कर पाओगे अगर आपको चीजें पता नहीं होंगी, आप फॉर्मूला ढूंढते रहोगे। ठीक है? नहीं तो कैसे करोगे? आप करोगे, अगर फॉर्मूला आपको पता होता बस, टू डिस्काउंट बराबर ART अपॉन 100 प्लस RT। और कई बार भूलते भी है फॉर्मूला। टू डिस्काउंट कितना है? बोलो 15। कितना है? टू डिस्काउंट है 15 और A का मान हमें निकालना है। R कितना है? आप कहेंगे भाई 5 दूनी 10%, ऊपर बन गया कितना? 10। ऐसे ही करोगे। यहां पर कितना हो जाएगा? 100 प्लस कितना हो जाएगा? यहां से आप बोलोगे RT मतलब 10 हो गया। ठीक है, यही करोगे। अब यहां से कितना बन जाएगा? तो यहां से हम कह सकते हैं भाई 15 इंटू कितना आ गया? ये बन जाएगा 110 बटे में कितना? 10 बराबर क्या? अमाउंट। तो यहां से कितना आ जाएगा? बोलो 165। इतना बनेगा। तो ऐसे में आपको फॉर्मूला याद रहेगा? नहीं रहेगा। आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। अनन्या कह रहे हैं मस्त ट्रिक्स सिखाते हैं सर आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सभी के लिए। आप लोग अप्रिशिएट करेंगे और बच्चों को बताएंगे तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, बाकी फिर आप लोग का सपोर्ट तो है ही। क्लियर है? बढ़े आगे। अरे बिल्कुल मजे आ जाते हैं, दिल खुश हो जाता है एकदम, क्वेश्चन का खेल हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। अब ऐसे ऐसे सवाल आप देख रहे हैं बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व हो रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने % वार्षिक ब्याज दर से, कितने % वार्षिक ब्याज दर से 4 माह के लिए 2040 रुपए की देय राशि। अब यहां पर देखो देय राशि है, मतलब अमाउंट है। देय राशि कितने की देय राशि है? तो आप कहेंगे भाई ये है 2040 की, 2040 की ये देय राशि है। और इस पर वास्तविक बट्टा क्या है? बट्टा जो कि वास्तविकता में मिल रहा है। वास्तविक बट्टा, तो आप कहेंगे भाई वास्तविक बट्टा जो है ना वो कितना है?
40 है। अगर दो चीजें आपको दी हैं, देय राशि दी है और बट्टा दिया है, तो आप कहेंगे वर्तमान वैल्यू, वर्तमान वैल्यू यहां से निकल सकती है। वर्तमान की राशि क्या होनी चाहिए, आपको 40 रुपए अगर बट्टे के देने पड़ रहे हैं, अगर घटा देंगे तो क्या होगा, 2000 रुपए होगा, मतलब वर्तमान वैल्यू 2000 वर्तमान वैल्यू, 40 रुपए बट्टे के जुड़ गए तो कितना 2040 आपको देना पड़ रहा है, तो ये वर्तमान राशि है। अब उसने कहा 4 महीने के बाद में आप दोगे इसको, तो यहाँ पर हमें निकालना क्या, रेट परसेंट क्या होगा। तो मैंने आपसे कहा कि जो टाइम है ना वो क्या है, 4 मंथ, मंथ है इसको साल बनाओ, इसको साल बनाओगे, 12 में से 4 महीने, और जो रेट होती है वो क्या होती है, R%, R/100 होती है। R% का मतलब क्या होता है, बोलो R/100 होती है। तो आपसे कहा था इन दोनों का हम गुणा करते हैं, जब इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स ऑफ R बटे में कितना हो जाएगा, 12 इंटू कितना 100, ये बनेगा। गुणा करके ये बनेगा कि नहीं बनेगा, द्रपेंद्र थैंक यू सो मच। गुरु गुरु होता है, ये आपसे बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा है, वेरी गुड। आपके क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस आप डिपेंड करता है आपको जो भी बुक पूछनी, कुछ ही पूछना है ना, आप एग्जाम अपना बता दीजिए कि किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बुक जो है टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज पूछ सकते हैं। देखो अच्छा, यहां पर हम अगर देखें तो मैंने कहा इन दोनों को जब गुणा करोगे 4 इंटू आर क्या हो गया, 4R, और 12 का गुणा इसमें होगा कितना होगा, इतना। तो आपको जो गुणा करना है R% इंटू टी, मतलब क्या, यहां से R/100 इंटू टी का मतलब 4/12। क्लियर, तो यहां से हम ये कर सकते हैं, कितना बन जाएगा, R/300। ये होगी क्या, प्रेजेंट वैल्यू, बिना किसी फॉर्मूले की, ये है प्रेजेंट वैल्यू, और ये क्या है बोलो, टू डिस्काउंट। टू डिस्काउंट, तो टू डिस्काउंट कितना है, आपके टू डिस्काउंट है 40, तो टू डिस्काउंट सामने टू डिस्काउंट रख दो, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू के सामने प्रेजेंट वैल्यू रख दो, कितना हो गया 2000, ये रख दो। बात समझ पा रहे हैं, ये आपको करना है, क्लियर है। तो यहां से आपकी रेट निकल के आ जाएगी। जो भी बच्चे जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, पर्सनली मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, तो मैं लिख करके भेज दूंगा, ठीक है। सैटरडे संडे में रिप्लाई करूंगा सभी के, क्लियर है। तो जब हमने गुणा किया तो मैंने कहा कि जब हम गुणा करते हैं रेट ऑफ टाइम का, तो ऊपर की जो वैल्यू बनती है, देखो वहां से जब आपने गुणा किया तो 4R बटे कितना बन गया 1200, मतलब कितना हो गया R/300। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है, टू डिस्काउंट है, तो टू डिस्काउंट कितना है 40, और नीचे वाली वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी 2000। तो रेट का परसेंटेज निकालना है भैया, तो रेट का जो परसेंटेज निकलेगा इससे कट जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, तो R बराबर कितना होगा 6, तो हम कह सकते हैं भाई 6%। क्लियर है, ठीक है, नोट करिए। ठीक, बना लेंगे सभी बच्चे, बन जाएगा ना पक्का। ठीक है, अब ये बेहतरीन क्वेश्चन है जो पिछली बार मैंने ऐड किया है, मस्त मजेदार क्वेश्चन है। देखिए तगड़ा सवाल है, और ऐसा सवाल पेपर में आ रहा है अभी। टू डिस्काउंट से ये सवाल, इस पैटर्न का सवाल बहुत चल रहा है मार्केट में, तो आप ध्यान रखिएगा। देखो किसी निश्चित धनराशि पर, कोई एक निश्चित धनराशि है, उस पर नियत समय और नियत दर, टाइम जो है कांस्टेंट है, क्या है, टाइम जो है कांस्टेंट है, टाइम सर्टेन होगा, क्या होगा टी, और रेट भी फिक्स है, तो ये भी क्या होगी बोलो आर। तो टी टाइम और आर रेट से, है ना, मतलब नियत समय ले लिया हमने और नियत दर ले ली, से साधारण ब्याज और वास्तविक बट्टा क्रमशः कितना कितना है 85 और 80 रुपए है। तो ऐसा ही यहां पर क्या है,
एस आई यहाँ पर किसी धनराशि पर एस आई कितना है, उसने कहा भाई एस आई है 85 और टू डिस्काउंट कितना होगा, तो टू डिस्काउंट जो होगा कितना होगा 80 होगा, 80 होगा। ठीक है, तो धनराशि जो है वो कितनी है, धनराशि जो है वो कितनी है, बताइए। देखो ये क्वेश्चन करने के बाद सबसे पहली बात है, या तो आप जहां से क्विज मिल जाए आपको चैप्टर वाइज, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम के चैप्टर वाइज क्विज भी लगाइए। ठीक है, चैप्टर वाइज क्विज भी आपको लगाने हैं। क्विज बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि भाई अभी मुझे थोड़ा सा समय निकालना है, मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूं आजकल। ठीक है, बहुत ज्यादा व्यस्तताएं हैं, तो कुछ समय बाद मैं मैनेज करूंगा कि कम से कम एक चैप्टर के, कम से कम एक चैप्टर के सिर्फ 5-5 क्विज तो मैं आपको दे दूं, 10-10 क्वेश्चन के। ठीक है, तो आपकी आधा सा काम यहीं पर हो जाएगा, जिसमें क्वेश्चंस का रिपीटेशन कम होगा और चीजें कवर हो जाएंगी। धीरे धीरे करूंगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्विज बनाने पड़ेंगे, सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। अभी तो क्या टेस्ट सीरीज पे काम चल रहा है, इसके कारण थोड़ा सा, लेकिन आप टेस्ट लगाइए ना बच्चे, सभी लोग टेस्ट लगाइए, क्या दिक्कत है। हाँ, स्कोर बूस्टर पे क्विज है शायद चैप्टर वाइज, देखिएगा, मैं भी देख लूंगा, मैंने देखे नहीं है एक्चुअली, है ना। चलो अब ये सवाल हमें करना है, देखो टाइम टी है, रेट आर है और कोई वैल्यू तो है ऐसी, कोई वैल्यू है जिस पर एस आई कितना है 85, एस आई कितना है 85, तो मैंने कहा वो वैल्यू सपोज करो पी है, क्या है पी है। पी वैल्यू पर टी समय का आर रेट से एस आई कितना है, बोलो एस आई कितना है, तो आप कहेंगे भाई 85, जिसे हम क्या बोल देंगे, मैं कह देता हूं एस आई, एस आई। ठीक है, मैं फॉर्मूला ही बना के बता देता हूं आपको। ठीक है, इसे हमने 85 को एस आई लिख दिया। अब ये तो एस आई है, लेकिन टू डिस्काउंट अगर इसी वैल्यू पर रहा, अगर इसी वैल्यू पर, सेम वैल्यू पर टू डिस्काउंट भी है, देखो उसने क्या कहा कि एक निश्चित धनराशि, निश्चित धनराशि क्या मानी मैंने, पी मानी, जो निश्चित धनराशि वो क्या है प्रिंसिपल, जो कि पी मानी, इसी पर ब्याज है तो एस आई, तो इसका हमने निकाल दिया। लेकिन अगर इसी पर बट्टा है तो इसका मतलब इसके लिए फिर प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू कुछ और रही होगी, इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू कुछ और रही होगी, बात समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए प्रेजेंट वैल्यू कुछ और रही होगी, इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो टू डिस्काउंट घटा करके, इसमें से अगर टू डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू पर वापस पहुंच जाएंगे और इस पर आर रेट से टी समय के लिए जो वैल्यू बनेगी एस आई की वो होगी टू डिस्काउंट, वो क्या होगी टू डिस्काउंट। बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, आपने क्विज लगाए थे स्कोर बूस्टर पे, हर चैप्टर के 2-2 क्विज हैं, ठीक है, तो वहां से लगाइए क्विज। ठीक है, स्कोर बूस्टर में क्विज मिल जाएंगे आपको, बात समझ पाए। तो प्रिंसिपल पे टी समय के लिए आर रेट से ऐसा ये बना, और मैंने कहा अगर ये प्रिंसिपल है तो इस पर टू डिस्काउंट चाहिए, तो हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल में से टू डिस्काउंट माइनस कर दी तो इसकी वर्तमान वैल्यू आ गई, उस पर आर रेट से टी समय के लिए जो ब्याज लगा उसे हम क्या बोलेंगे, टू डिस्काउंट बोलेंगे। तो ये 2 इक्वेशन यहाँ पर बन रही हैं, इनका रिलेशन हमें निकालना है, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड करते हैं आपस में, जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो 100 से 100 कट जाएगा, टी आर से टी आर कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा क्या, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन के आएगा P अपॉन, ये पूरी लाइन है भाई, डिवाइड नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, P अपॉन क्या, P माइनस टी डी बराबर क्या है, यहां से आ जाएगा एस आई अपॉन टी डी। बात समझ पा रहे हैं, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, इसी से मैं फॉर्मूला बना देता हूं, इतना आप नोट करिए। अगर ना समझ आए ना तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये चीजें हो सकता अभी ना आए समझ में, ठीक है, कुछ लोगों को 55 साल की उम्र में आएगा, कुछ लोग को जो 35 साल की उम्र में आएगा, कुछ लोग को हो सकता है कि
अंत समय में याद आया कि भाई ऐसा कोई फॉर्मूला सर ने बताया था। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। देखो अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी डी बराबर, इसका इसमें गुणा कर दो एस आई इंटू क्या P, और यहां पर क्या हो जाएगा एस आई इंटू टी डी मतलब टू डिस्काउंट। ठीक है, अगर मैं करता हूं तो भाई इस वैल्यू को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा एस आई इंटू टी डी बराबर एस आई इंटू पी माइनस ये वैल्यू इस तरफ आ गई P इंटू टी डी। अगर P यहां से मैं कॉमन ले लूं जो मुझे निकालना है तो क्या बचेगा यहाँ पर एस आई माइनस टी डी, ये बचेगा बराबर यहां पर क्या हो जाएगा एस आई इंटू टी डी। तो एक फॉर्मूला आपको किताबों में मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि इसके अपॉन में ले आओ आप, तो प्रिंसिपल हमें चाहिए है तो एस आई इंटू टी डी अपॉन में एस आई माइनस टी डी, ये एक फॉर्मूला होता है जो किताबों में मिल जाएगा। इससे क्वेश्चंस आजकल बहुत आ रहे हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बना के बता दिया पूरा का पूरा। RS अग्रवाल क्वेश्चन लगाएं कि नहीं, बिल्कुल लगा सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको, इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करोगे। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पे स्टार मार्क बना लें सभी बच्चे, इसमें वैल्यू चेंज होके क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस हो सकेगा तो और आप गूगल कर लेना क्वेश्चन, इसका इंग्लिश टाइप करना और गूगल कर लेना, तो डिफरेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे अलग अलग जो है वैल्यू के साथ में इसी तरह के। ठीक है, इस क्वेश्चन गूगल कर लेना। तो हमें क्या निकालना है, P निकालना है। उसने क्या किया, SI दिया है कितना 85 और यहां से टू डिस्काउंट दिया है कितना 80 और दोनों का अंतर कितना है बोलो 5, तो 5 से डिवाइड कर कितना होगा 17, 17 8 136 कितना होगा 1360 रुपए, जो वैल्यू होगी वो होगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ ना बने तो ये क्वेश्चन आप स्टार मार्क बनाइए, इसकी जगह ये फॉर्मूला लिख लीजिए। बाकी कुछ दिनों के बाद जब आपको अच्छी तरह से चीजें आने लग जाएंगी ना, SI CI पे कमांड हो जाएगी, तब आप इस चीज को समझने लग जाओगे, आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखने लग जाओगे चीजों को। ठीक है, अरे कुछ तो बोलो, कमेंट करो। ठीक है, बढ़ जाए तो आगे। क्लियर है? चलिए भाई, तो ये आपका टू डिस्काउंट पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, मिसलेनियस करना है। ठीक है, मिसलेनियस करना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते टू डिस्काउंट में, आप ये गारंटी ले लीजिए, है ना। मैं आपको अपनी तरफ से गारंटी दे रहा हूं कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। बस आप अच्छे से तैयार कर लेना और सिंपल इंटरेस्ट आपको पूरा का पूरा किसी बुक का आप लगा लेना, आपको बन जाएगा। बिल्कुल चिंता नहीं करें। आप ये नहीं सोचना कि सर ने 50 क्वेश्चन भी नहीं कराए। 50 क्वेश्चन नहीं, मैंने परसेंटेज पे कमांड करवाई, आप ये समझ लो, परसेंटेज पे कमांड करवाई है। मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट हैं जो छूटेंगे आपके थोड़े वो तो परसेंटेज से कवर हो जाएंगे। तो यहां पर हमें चीजों को समझना है, हमने टाइप कवर कर ली, बस आप बुक लगा लीजिए जो भी बुक आपके पास में हो। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करता है, एसएससी के हिसाब से आपको अलग बुक लगानी है, जो बच्चे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अलग बुक लगानी है। ठीक है, बैंक के लिए अलग बुक लगानी है, व्यापम के लिए अलग बुक लगानी है। तो जो बच्चे जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उस रिस्पेक्ट में आप मुझे मैसेज करिए, उसकी बुक मैं आपको बता दूंगा, आप बुक ले लीजिएगा। ठीक, चलो मिसलेनियस पे आते हैं। क्वेश्चन है देखिए एक 43, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि भाई 7930 की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। भाग क्या है, A प्लस B प्लस C, 3 भाग है। 7930 की धनराशि हम 3 लोगों में बांटेंगे, जिसमें A B C पर 2 वर्ष 3 4 वर्षों के लिए 5% ब्याज लगेगा और साधारण ब्याज पर जो ऋण के रूप में दी जाती है। यदि समय
पूरा होने पर तीनों के मिश्र धन बराबर है। देखो मिश्र धन बोल लिया उसने ऐसा ही बराबर नहीं बोला, हमने ऐसा भी पढ़ा है भैया कि भाई 2, 3 और 4, यहाँ पर 5%, यहाँ पर 5%, यहाँ पर 5%। अगर ऐसा ही बराबर बोलेगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए का ऐसा ही कितना बनेगा 5 दूनी 10% बराबर, बी का ऐसा ही कितना बनेगा 5 तिया 15% बराबर, सी का ऐसा ही कितना बनेगा 5 चौके 20%, तो ये सी का ऐसा ही 20%। तो ऐसा ही अगर बराबर बोलता, अगर बोलता साधारण ब्याज बराबर, तब आप ये करते, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि मिश्र धन बराबर है, फिर आप ये नहीं कर सकते। मिश्र धन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 100% में 10% जुड़ेगा, कितना होगा 110, तो ए का कितना होगा 110%, ये होगा अमाउंट मतलब मिश्र धन। तो ए का अमाउंट इसकी वैल्यू का 110% बराबर बी का कितना, तो आप कहेंगे बनेगा 115% बराबर कितना, सी का बनेगा 100, यहां पर कितना है 5 चौके 20, तो 120%। बात समझ पा रहे हैं? तो ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है ये। तो यहां से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, आपको पता होगा हमने यहां 2 तक तो कर लिया है, हमने 2 तक तो कर लिया है सही में। अब 3 पर आ गया ये सवाल, किस पर आ गया, 3 पर आ गया, ठीक है। जब 3 पर आ गया तो उसने कहा भाई ए ने कितने रुपए का ऋण लिया था, ये आपको बताना है, ए की वैल्यू। तो मैं आपसे कहता हूं देखिए यहां से आया है कितना, ए का 110%, ए का कितना 110% बना बराबर बी का कितना बना 115% बना, और सी का कितना बना, तो सी का बना है 120%। क्लियर, ये तो बना। काटने के बाद क्या बन जाएगा, आप कहेंगे 22 गुना ए का बराबर 23 गुना बी का बराबर 24 गुना सी का, ये बना। तो इनका एलसीएम हमें लेना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आप लोगे तो बन जाएगा यहां पर कितना 11 × 23 × 24, ये बनेगा एलसीएम। मतलब एक ऐसी वैल्यू जो तीनों चीजों से कट जाए, तीनों से कट जाए, ठीक है। तो इनका एलसीएम ये बनेगा। बाकी ये बनाना आपको क्लियर हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ में, आप अपने पास नोट कर लीजिए। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ में सीखेंगे आप ये चीज, एलसीएम कैसे निकालते हैं। मैंने निकाल दिया अभी फिलहाल में, आप समझने का प्रयास करना। अगर मैं 22 से डिवाइड करूंगा इसको, अगर 22 से डिवाइड करूंगा किसको, 11 × 23 × 24 को, मैंने किससे कर दिया 22 से, तो मनी मन करना कितनी बार, 2 बार, और यहां से कितना हो गया बोलो 12। तो यहां पर कितना बचेगा 23 × 12, यहां पर है 23 × 12, यहां पर आएगा। और 23 से डिवाइड करूंगा 23 कट जाएगा, यहां पर आ जाएगा 24 × 11, यहां पर कितना आएगा 24 × 11, ठीक। अगर 24 से कर दूंगा तो यहां आ जाएगा 23 × 11, 23 × 11, मतलब यहां पर कितना बनेगा 230 और 23 दूनी 46, 276, 276, 230, 23 दूनी 46, कितना आ जाएगा 276, ठीक है, ये 276 बनेगा। 24 × 11 मतलब कितना बन जाएगा 4 2 6, 264 बनेगा। तो यहाँ पर आएगा 264, यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 3 2 5, और ये कितना हो जाएगा 253। क्लियर है। अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जाएगा कितनी बार 276 बार, कितनी बार जाएगा 276 बार। और यहाँ पर अगर हम करेंगे तो यहां पर क्या होगा 264, और यहां पर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा 253। तो हम ये कह सकते हैं भाई ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू होगी ये वाली, और बी की वैल्यू होगी ये वाली, और सी की वैल्यू होगी ये वाली। बस ये सवाल है, ठीक है। तो सबको जोड़िए भाई, ए बी सी कितना बन रहा है, तो ए बी सी बन रहा है कितना 276, 264 और 253, 6 4 10 3 13, ठीक है, और 7 और 7 14, 14 और 5 19, यहाँ पर 793। ये जो 793 इसकी जगह पे कितना दिया उसने 7930, इतनी धनराशि दी थी उसने, बोलो इतना ही है ना। देखो कितना है 7930, 7930 एबीसी में बांटना है, तो एबीसी की वैल्यू कितनी आई 793, तो 793 की जगह कितना है बोलो 7930, मतलब कितना गुना है 10 गुना। तो इसमें भी 10 का गुना करोगे, इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये बी की वैल्यू आ जाएगी, और सी की वैल्यू जिसकी भी पूछी है ना, ये आप बता सकते हो। इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है,
इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा 2760। आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या होगा 2760। क्लियर, फटाफट से नोट कर लीजिए। ठीक है, बड़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। बस खत्म हो गया। इसके बाद दो सवाल हो रहे हैं। देखिए, दी गई निश्चित साधारण ब्याज की दर से किसी समय अवधि के लिए, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए मूलधन तथा मिश्रधन 4:5 के अनुपात में है, तो 3 वर्ष बाद उसी ब्याज दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कितना 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर बताइए क्या होगी। देखिए, दी गई किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से जो रेट है ना, जो रेट है वो क्या है R%, और टाइम क्या है यहां पर एक सर्टेन टाइम है, निश्चित है। कुछ ना कुछ टाइम तो होगा जो निश्चित है, मतलब निश्चित होने का मतलब कुछ ना कुछ फिक्स टाइम है। तो यहां पर उसने कहा प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो पहली बार में इस रेट से इस टाइम के लिए प्रिंसिपल रेशो, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना है 4:5। 4:5 है, कितना है 4:5, यही है। ये पहली कंडीशन है। अगली कंडीशन क्या बन रही है, तो अगली कंडीशन बन रही है क्या 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद यही रेशो क्या हो जाएगा बोलो 5:7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5:7। दर वही रहेगी, लेकिन टाइम यहां पर 3 वर्ष और 3 वर्ष और बढ़ गया, 3 वर्ष और बढ़ गया। तो आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट केस में हमने पढ़ा था, याद है आपको क्या पढ़ा था, कोई धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है 2250 हो रही है, और 2 वर्ष में कितनी हो रही है बोलो 2100 हो रही है। याद है आपको, याद है 2 वर्ष में 2100 हो रही है, कितनी हो रही है 2100 हो रही है, और 3 वर्ष बढ़ा दिए तो कितनी होगी 2250। मतलब ऐसा ही चेंज हो रहा है, प्रिंसिपल तो सेम रहेगा। यहां पर प्रिंसिपल कितना निकाला था आपको याद है 2000, और यहां पर SI कितना है, तो आप कहेंगे भाई यहां पर जो SI है ना वो है 250, और यहां पर प्रिंसिपल कितना है 2000, और यहां पर SI कितना है 100। इसका मतलब प्रिंसिपल सेम है, बस ब्याज के कारण से अमाउंट बस चेंज हो रहा है। हाँ, प्रिंसिपल क्या है सेम। टाइम कितना भी बढ़ जाए सिंपल इंटरेस्ट में, जब तक उसने बोला नहीं कि प्रिंसिपल चेंज होगा तब तक ये चेंज नहीं होता, तो प्रिंसिपल क्या होगा हमेशा सेम होगा। तो यहां पर क्या करना है, प्रिंसिपल आपको सेम करना है। प्रिंसिपल आप अगर सेम कर दो तो आपका काम बन जाएगा। तो मैंने कहा प्रिंसिपल सेम करते हैं, तो यहां पर 5 गुना कर दो और यहां पर 5 गुना कर दो, यहां पर 4 गुना कर दो और यहां पर 4 गुना कर दो। क्लियर, क्लियर है। तो प्रिंसिपल बस सेम करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूं भाई यहां पर कितना होगा 4 पंचे 20, और यहां पर क्या हो गया बोलो 20, यहां पर कितना हो गया 25, और यहां पर कितना हो गया 28। तो मुझे बताइए 3 वर्ष बढ़ने पर, 3 वर्ष बढ़ने पर यहां पर 3 ब्याज बढ़ गया, कितना बढ़ गया 3 ब्याज। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 वर्ष में कितने ब्याज आते हैं 3 ब्याज आते हैं। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा, आप कहेंगे भाई एक ही आया होगा, एक ही आया होगा। तो 1 ब्याज आता है इस फिक्स वैल्यू पर, मतलब प्रिंसिपल पे, इस प्रिंसिपल पे। तो 20 पर 1 ब्याज मिलता है 1 साल में, तो ब्याज की दर कितनी होगी बोलो 5%। ये तो हमें निकालना है क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है। तो इस प्रिंसिपल पर 3 साल में 3 ब्याज है, तो 1 साल में 1 ब्याज। तो 1 ब्याज 20 पर 1/20, 1/20 मतलब कितना 5% ब्याज की दर होगी। ठीक है, क्लियर है।
कोई दिक्कत? बताइए, बढ़ जाए? चलिए, अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। चलिए भाई बताइए, खत्म करें? कर दें खत्म? एक ये सवाल है, इसके बाद एक और सवाल है, खत्म हो जाएगा ऐसा ही। नेक्स्ट क्लास में नए सिरे से एकदम कंपाउंड इंटरेस्ट हम स्टार्ट करेंगे, जैसा आप कहें। जल्दी से कमेंट करिए, फिनिश करना है। ठीक है भाई, कर देते हैं खत्म, क्योंकि क्या है फिर 2-4 क्वेश्चन के लिए अलग से क्लास बनाओ तो फिर दिक्कत ही होती है। मैं चाहता हूं कि टॉपिक वाइज ही खत्म हो, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितने पार्ट हैं, कंपाउंड कितने पार्ट हैं, ठीक है, परसेंटेज कितने पार्ट है, ऐसा ही रहे, मिक्स ना हो चीजें, तो बेहतर है। चलो भाई खत्म करेंगे। खत्म करने के पहले एक बात समझ लीजिए। क्या समझना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से समझना। जहां से क्वेश्चन बनता है इस तरह का सीआई में या एसआई में, तो कैसा बनता है? ये बनता है 73 के मल्टीपल से। 73 एकम 73, पहाड़ा याद रख लेना। 73 दूनी कितना होगा बोलो? 146। 146 73 तिया कितना होगा? तो आप कहेंगे भाई ये हो जाएगा 219। और 73 चौके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 292, इतना हो जाएगा। 4 तिये 12 और 4 7 28 29, और 73 पंचे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे भाई इंटू 5 कितना होगा? 365। मतलब ये होता है 1 साल, 1 ईयर, 365 डेज। बिल्कुल, आज ही खत्म करेंगे, नो प्रॉब्लम। ये पहाड़ आपको याद रखना है, 73 एकम 73, और 73 दूनी कितना? 146, 73 तिया कितना? 219, और 73 चौके 292, 73 पंचे 365। ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम में आएगा और यहां भी काम में आएगा। देखो इसमें जो चीजें है ना, ये रीजनिंग का टॉपिक है, कैलेंडर। अगर कैलेंडर आप सीखोगे, उससे अप्लाई करोगे तो आपके एग्जैक्ट डेज आ जाएंगे। लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं एग्जैक्ट डेज निकालते फिरूं, मैं अंदाजे पे चलता हूं। हमें पेपर में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं तो बुक में आप देखोगे, आप दिन गिनते रहोगे बैठ के, कितने दिन निकल रहे होंगे और कितने दिन का ब्याज होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम अप्रोक्स काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूं। अब ये चीज आपने सीख ली, इसके बाद में आप मुझे बताइए, जैसे मैं आपसे कहता हूं आज जो डेट है ना वो है 1, ठीक है, 2020 चल रहा है, सितंबर है, और सितंबर मतलब क्या है? 9वां महीना है, और कितनी तारीख है? 1 तारीख है। क्लियर है? मैं आपसे कहता हूं किसी बच्चे का जन्म हुआ है 2008 में 7वें महीने में, और सपोज करिए 3 तारीख को हुआ है, तो ये कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन का हो गया? कैसे निकालोगे आप? किसी बच्चे का जन्म हुआ था 2008 में 7वें महीने में, और यहां पर हम कह सकते हैं भाई 3 तारीख को, तो लगभग हमें, मैं नहीं बोलता कि एग्जैक्ट आएगा बिल्कुल सही सही, मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग हम अंदाजा तो लगा सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको? हम कैसे करेंगे इसको? मैं आपसे कहता हूं, देखो भाई यहां पर क्या है, देखो यहां पर है 1 दिन, यहां पर है 1 दिन, 1 तारीख, यहां पर 3, तो 1 में से 3 जाएगा, दिक्कत होगी। तो इसके पास दिन है ही नहीं, तो ये इसके पास जाएगा कि भाई मुझे दिन दे दो। ये दिन देता ही नहीं है, ये महीनों में बात करता है, और महीना अगर देगा ये, तो यहां पर 8 बचेंगे, और 1 महीना दे दिया तो यहां पर 30 दिन दे देगा। मतलब महीना देने पर क्या होगा? 30 के 30 दिन आएंगे, और 30 और 1 कितने हो गए? 31 दिन यहां पर हो जाएंगे। जब 31 हो गए तो मैं कहूंगा 31 में से 3 जाएंगे, तो मुझे बताइए कितना होगा? आप कहेंगे 28, यहां पर कितना होगा? 28, तो 31 में से 3 गए 28, 8 में से 1 महीना गया कितना? 1 यहां पर बचा, और यहां पर इसके बाद में मुझे बताइए कि 2020 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 12, तो ये है 12 साल
1 महीने और 28 दिन, 1 महीने और 28 दिन। बात समझ पा रहे हैं? यहां पर 8 बचे हैं, 9 महीने थे, जब इसको 1 महीना दे दिया मतलब 30 दिन दे दिए, 31 हो गए, 31 में 3 का कितना बना 28, और यहां पर 8 में 7 गए 1 बचा, और यहां पर कितना 20 में से 8 गए 12, तो 12 साल 1 महीना 28 दिन का बच्चा है। समझ आया? तो ऐसे करके अंदाजा आपको लगाना है दिन निकालने में। ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन करके देखना, मैं आपको अपने तरीके से बता रहा हूं। समझ आया? अब मुझे यहां पर क्या करना होगा, मुझे ये करना है इसी तरीके से। देखो क्या हुआ कि बंदे ने क्या किया, 1 जनवरी 2012 को बैंक में, देखो राम ने एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से निवेश की, और उन्हें 3144 रुपए क्या मिला धनराशि 7 अगस्त 2012 को। देखो 2012 को अगस्त का महीना था और तारीख कितनी थी 7, मैं यहां लिख रहा हूं ईयर, मंथ और डेट, ऐसा लिखना है आपको, YMD। 2012 अगस्त 7 को वापस मिल रही कितनी धनराशि 3144 मिल रही है, और जमा कब करवाई थी 2012 में ही करवाई थी। कब? जनवरी में करवाई थी, और कितनी जनवरी को 1 जनवरी को करवाई थी। अगर मैं इसमें माइनस करता हूं तो देखो माइनस 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 2012 चला गया, 8 में से 1 गया कितना 7, कितना 7 महीने, ये 7 महीने, और यहां पर कितना बचा आप कहेंगे भाई 6 दिन, क्या आ गए 6 दिन आ गए। लगभग मैं 30 दिन मानता हूं महीने में, 30 मानता हूं तो 7 21 कितने हो गए 210 दिन, तो यहां से हो गए, और 6 दिन यहां से हो गए, टोटल कितने हो गए 216 हो गए। टोटल कितने हो गए 216 हो गए। 216 यहां पर है क्या? नहीं। यहां पर है क्या? नहीं। यहां पर है 216, यहां लिख दो आप 216, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं, ठीक है, यहां पर है। तो 216 आया तो डेफिनेटली मेरे दिन जो है अप्रोक्स आए हैं, अगर इसके आसपास है तो हम ये कह सकते हैं यही आया होगा दिन, 219 दिन की ही सेटिंग की होगी उसने, 219 दिन पर, हाँ 219 दिन पर ही सेटिंग किया है, तभी उसका जो आंसर है यहां पर पॉइंट में नहीं आएगा, नहीं तो पॉइंट में आएगा। और ये क्वेश्चन जब भी बनता है तो उसमें सेटिंग इनमें से ही की जाती है, या तो 73 पे सेट करेगा या तो 140 पे, यूजुअली इन 3 पर ज्यादा सेटिंग होती है, इस पर इस पर इस पर, आप देख लेना बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, इन 3 पर ही सेटिंग करके देता है पूरा का पूरा। क्लियर है? मेरा बन गया कितना 216 दिन, यहां पर देखो 7 महीने 30 दिन के हिसाब से 7 3 21 मतलब 210 दिन ही हो गए, और 6 दिन ये वाले 216 हो गए। अगर आप कैलेंडर की ट्रिक से निकालोगे टोटल कितने आएंगे 216 की जगह 219 ही आएंगे। तो मैंने 216 देखा इसके लगभग, तो मैं ये उठा लूंगा, क्या उठा लूंगा 219, मतलब 219 दिन का ब्याज मिलना है। जब ये 219 दिन का ब्याज मिलना है तो मैंने आपसे कहा कि 219, 216 की जगह पर हम क्या लेंगे 219 लेंगे, क्योंकि आप निकालोगे 219 ही आएगा। तो 219 है ना, उसको क्या लिखते हो आप 3 × 73, और हम लिखते हैं 365 दिन को क्या लिखते हैं 5 × 73। बात समझना, मैंने कहा कि भाई रेट कितना है 8%, आप कहेंगे भाई 219 दिनों का ये टाइम है, कितने में से 365 में से। बात समझना, मैंने कहा 2 दिन में दिया ना ब्याज, 219 कितने में से साल में से, साल कितना 365 दिन का, 365 में से 219 दिन का ब्याज, और सालाना रेट कितना 8%, तो 8% बटे क्या हो गया 8/100 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ये है प्रिंसिपल, और ये है क्या SI, ये है SI। बात समझ पा रहे हैं? मैंने कहा भाई ये 219 क्या होता है 3 × 73, 365 क्या होता है 5 × 73, तो ये कट जाएगा, तो यहां पर अल्टीमेटली क्या बचेगा, ये बचेगा 3 और ये बचेगा कितना 5, मतलब क्या जाएगा 24/500, 24/500 ये होगा प्रिंसिपल, और ये होगा क्या SI। बात समझ पा रहे हैं? समझ आ रहा है? 24/500, तो अमाउंट कितना बनेगा 524, 524, और 524 जो अमाउंट बन रहा है यहां पर 7 अगस्त 2012 को, जिसकी जगह पे कितना दिया 3144, कितना दिया 3144, तो एक अगर काट दें इसको तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 5 × 30, 24 × 44, 6, एक की वैल्यू आएगी 6, प्रिंसिपल कितना है बोलो 500, तो 500 की वैल्यू कितनी आएगी 500 की वैल्यू आ जाएगी 500 × 6 मतलब 3000। तो जो प्रिंसिपल जमा करवाया था राम ने वो कितना है बोलो 3000 है, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में? नहीं आया? अब नहीं आ रहा है? अरे भाई कमेंट करो
आया कि नहीं आया? हमेशा क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा। मैंने आपको जो तरीका बताया कि आपको 73 का टेबल याद रखना है, वहां पर एक एक दिन ढूंढते रहोगे, फिर आप गिनोगे। नीतीश पटेल सर, आप बैंक में बहुत पैसा जमा कराते हैं। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आपको नहीं पता हम लोग को कितना नुकसान हुआ है। अभी यहाँ पर हमारा जो रेंट लगता है 1.5 लाख रुपए महीने का रेंट है। मकान मालिक के पास मेरे 8,65,000 रुपये जमा थे, उसने एक भी रुपये एडजस्ट नहीं किया कि कम करे या कुछ करे। और जिस दिन से बिल्डिंग हमने ली है ना 2 फ्लोर, तब से एक भी बच्चा जो है 1 महीने लगातार नहीं पढ़ा है। ठीक है, अब वो चीजें हैं, इस तरह से चीजें हो गई तो क्या करोगे? ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस में आप देख ही रहे हैं कि भाई 700 रुपये मांगने में भी शर्म आती है यार, क्या बताएं। बच्चा इसमें भी कहता है कि सर 50 रुपये कम कर दो यार, 25 रुपये कम कर दो। अच्छा ठीक है, अच्छा सर 10 रुपये ही कर दो। ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, आ जाएगा ना, बना पाएंगे? करके देखना पहले, और बुक में भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरह के 1-2 और, तो आपको बनेंगे चीजें। ठीक, चलो लास्ट सवाल है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 46। आप लोग ना जो बैच है ना जेल प्रहरी का, उसमें जो मैथ्स चल रही है, सभी बच्चों से निवेदन है कि उसकी भी परसेंटेज की सीट आप लोग लगा लेना। कुछ क्वेश्चन अगर आपको डिफरेंट मिल जाएंगे, मैंने 84 क्वेश्चंस वहां पे कराए हैं टोटल, तो वो सीट भी आप लगा लेना। कुछ अच्छे क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपकी सीट से अलग। क्लियर है? तो वो सीट वहीं से डाउनलोड हो जाएगी, फ्री होती है वो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डाउनलोड कर लेना और लगा लेना, तो परसेंटेज का आपको हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होने वाला है, उसके क्वेश्चन थोड़े अलग रहेंगे, तो वो भी आप चाहो तो लगा सकते हो। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 46। देखो, एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 3130। कोई राशि है P, इस पर 10 वर्ष का R रेट से जो ब्याज बन रहा है वो कितना बन रहा है? 3130। ये है, बात समझ पा रहे हैं? ये है PRT/100। ठीक है, ये ऐसा लिख देता हूं मैं, PR 10 वर्ष का बाई 100। ठीक है, तो यहां से PRT/100 ये बन जाएगा। क्लियर? प्रिंसिपल P पर R रेट से 10 वर्षों में क्या बन गया? 3130 है। अब उसने कहा यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, मतलब PR रेट से, निश्चित दर है ना वहां पे, निश्चित ब्याज की वार्षिक दर जो है निश्चित है, PR मतलब ये 5 साल तक अगर चले, यही 5 साल तक चले ऐसा, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल क्या हो जाए? 5 गुना हो जाए। P को हमने कर दिया 5 गुना और रेट वही चल रही है, और अगले 5 साल और हम ये चला दें तो कितने हो गए टोटल? 10 साल। तो उसने कहा यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल कितना ब्याज होगा? तो मैंने कहा भाई देखो, यहां पर P पर 10 वर्ष का ब्याज दिया उसने कितना? 3130। लेकिन P पर 5 साल तक ब्याज चला R रेट से, उसके बाद 5 साल के बाद P 5 गुना हो गया और अगले 5 साल तक ब्याज लगा, तो टोटल 10 सालों का ब्याज कितना बनेगा उसने ये कहा। तो मैं इसको अगर सॉल्व करता हूं तो देखो 100 तो LCM हो जाएगा, 5 PR यहां पर, और यहां पर देखिए 25 PR, तो 25 PR यहां, 5 PR यहां, कितने हो गए? 25 और 5 30 PR, कितने हो गए? 30 PR/100, यही बनेगा 30 PR/100। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 × 10 PR/100। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको पता है कि 10 PR/100, 10 PR/100 का मान कितना दिया है? 3130 ये दिया है, तो यहां पर रख देना आप 3130। तो हमें कह सकते हैं भाई कितना आ जाएगा? 30 × 90, 3 × 3, 3 × 9, 39, यहां पर 9390। ठीक है, ये हो जाएगा 9390।
जिसने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी बैच ज्वाइन ना करें तो भी उसका मैथ्स का मटेरियल जो है ना, मैंने सब में फ्री डाला हुआ है। जो भी मेरे मैथ्स के बैचेस है ना उसमें उसका मटेरियल फ्री दिया हुआ, उसका कोई चार्ज नहीं बेटा, ठीक है। क्लियर? बन पाएगा? तो ये लास्ट सवाल था सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। एक बार फिर से देखना चाहो तो फिर से देख सकते हो कि उसने कहा भाई किसी धनराशि P पर R रेट से, मतलब R/100 कितने वर्षों का, 10 वर्षों का ब्याज कितना है 3130, ये उसने दिया है, ये दिया है। इसके बाद में 5 सालों तक रेट वही चलती है, 5 सालों तक रेट वही चलती है इस पर 5 साल के बाद प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया, रेट वही है और 5 सालों तक और लगा दिया, तो टोटल 10 वर्ष, टोटल कितने हो गए 10 वर्ष हो गए। तो जब 10 वर्ष हो गए तो हमने इसको सॉल्व किया, 100 तो आपका क्या होगा एलसीएम होगा, 5PR ये बनेगा और 25PR ये बनेगा, 25PR और 5PR कितना होगा 30PR, 30PR को जब आप ब्रेक करोगे 3 × 10PR/100 और इसकी वैल्यू कितनी है 3130, 3130 × 3 करोगे क्या हो जाएगा 9390, आपका ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। टोटल ब्याज कितना हो जाएगा 9390 आएगा, कर लोगे? चलिए ठीक है, तो विराम देते हैं, अगली क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे और उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आया होगा, आपको मजा आया होगा। बस प्रैक्टिस कर लेना, 2 से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लेना तो सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से आ जाएगा और कहीं से जहां से भी हो सके 100 से 150 क्वेश्चन लगा लेना, आपको मजा